हेलो दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है। इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके अभी ज्वाइन करें और कहानी के अगले हिस्सों का आनंद लें। सिर्फ यही नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको लगभग 500 जोड़ से भी ज़्यादा नई, मज़ेदार और यूनिक कहानियाँ मिलेंगी जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले पिन मैसेज ज़रूर चेक करें, वहीं आपको सभी कहानियों की पूरी लिस्ट और खास कंटेंट मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ प्रमोशन के उद्देश्य से अपलोड किया गया है। इस कहानी का असली और पूरा आगे का हिस्सा आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन करें और बेहतरीन कहानियों का मजा उठाएं। उद्धरण चिन्ह। श्वेता धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और खुद को आहान की बाहों में पाती है। आहान के परफ्यूम की खुशबू अब भी उसकी नाक तक आ रही थी और इतने करीब से आहान की स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू जैसे उसे नशे में डाल रही थी। वह धीरे धीरे अपने छोटे से हाथ को आहान के सीने पर रखती है। तभी आहान एकदम से आंखें खोल देता है और उसके छोटे हाथ को पकड़ लेता है। वह घबरा जाती है और अपना हाथ पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन आहान उसे कमर से पकड़कर और करीब कर लेता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, क्या हुआ? वह घबराते और शर्माते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस मैं देख रही थी कि आप अभी तक क्यों नहीं उठे। अब तक तो आपको उठ जाना चाहिए था। ये सुनकर आहान श्वेता के गाल को चूमकर कहता है, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह शर्माते हुए कहती है, जी अभी मैं काफी ठीक हूँ, आप फिक्र मत करिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसके बाद वे दोनों उठकर फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद आहान श्वेता को नाश्ता करवाकर कुछ किताबें लाकर पढ़ने को कहता है। फिर उसे एक असाइनमेंट देते हुए कहता है, इसे कंप्लीट करके जमा कर दो, नेक्स्ट मंथ से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, याद है ना? ये सुनकर वह हाँ कहती है और फिर खाना खाने लगती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब उसके पीरियड्स भी ठीक हो गए थे और आज से वह कॉलेज जाने वाली थी। कॉलेज पहुंचकर उसे पता चलता है कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले कॉलेज में फेस्ट होने वाला है। इसके लिए वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। यह उसके लिए पहली बार था और वह इसे काफ़ी एंजॉय करना चाहती थी, अगर आहान परमिशन दे तो। वरना उसे एक अजीब सा डर लग रहा था कि क्या आहान उसे इसकी इजाज़त देगा या नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ दिया अब श्वेता से दूर हो रही थी। वह उससे बात तक नहीं कर रही थी। श्वेता को ये काफ़ी बुरा लग रहा था। दिया बस किसी नए लड़के के साथ ही घूम रही थी। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा असर श्वेता पर पड़ रहा था। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह अंदर ही अंदर बहुत रोना चाहती थी, लेकिन रो भी नहीं सकती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब कॉलेज खत्म होता है तो वह चुपचाप आहान की केबिन में चली जाती है। आहान उसे देखकर बैठने का इशारा करता है। वह चुपचाप बैठ जाती है। आहान कुछ फाइलें चेक कर रहा था। फाइल चेक करते हुए वह बिना सिर उठाए कहता है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ये सुनकर श्वेता जल्दी से अपने आंसू पोंछकर कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रो रही हूँ। ये सुनकर आहान फाइल को साइड में रखकर उसके करीब आता है। फिर उसे अचानक अपनी बाहों में उठाकर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसकी गर्दन पर अपना सिर रखकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए पूछता है, बताओगी या मैं अपने तरीके से पूछूं? ये सुनकर वह अपने हाथों को मारते हुए कहती है, दिया मुझसे बात नहीं कर रही है, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वह क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है? मैं तो उसकी सारी बातें मानती हूँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आहान उसके बालों से खेलते हुए कहता है, शायद उसे तुमसे भी अच्छा दोस्त मिल गया है, वह अपनी लाइफ में बिजी हो गई है। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, आप ऐसा मत बोलिए, पूरे 3 साल की दोस्ती है हमारी। हाँ, पहले हम ऑनलाइन फ्रेंड्स थे, लेकिन अब तो रियल लाइफ में भी मिलते हैं। तो फिर वह क्यों ऐसा कर रही है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर आहान उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर उसके आंसू साफ करता है और कहता है, वह सब छोड़ो, ये बताओ क्या तुम डांसिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? ये सुनकर श्वेता आहान को हैरानी से देखने लगती है और कहती है, हाँ मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे परमिशन दे रहे हो? आहान उसके बालों को उसके कंधे की दूसरी साइड कर देता है और उसके कंधे को चूमते हुए कहता है, अभी तुम्हारे खेलने, उड़ने और एंजॉय करने की उम्र है, इसलिए ज़्यादा कुछ मत सोचो, बस एंजॉय करो। मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टिसिपेट करो और सारी टेंशन पीछे छोड़ दो। ये सुनकर वह काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करूँगी, लेकिन मेरा पार्टनर कौन होगा? उद्धरण चिन्ह। तभी आहान अचानक उसके मुंह पर हाथ रख देता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं होगा, तुम सोलो डांस करोगी। आहान की परेशानी वह समझ जाती है और अपनी बात को ठीक करते हुए कहती है,
हाँ, मैं सोलो ही डांस करूंगी, जैसा आप कहोगे। आहान उसके गाल पर हाथ रखकर उसके गाल को चूमते हुए कहता है। घर चले, या यहीं रहने का प्लान है? ये सुनकर श्वेता उसकी गोद से उठने की कोशिश करते हुए कहती है। हाँ हाँ, घर चलना है, यहाँ रहने का कोई प्लान नहीं है। चलो, घर चलते हैं। और ठंड भी लग रही है, आज बाहर बिजली चमक रही है, शायद फिर से बारिश होने वाली है। ये सुनकर आहान अपने हाथ को धीरे धीरे उसके सीने पर फेरते हुए कहता है। तो फिर उस दिन का अधूरा काम आज पूरा कर लेंगे, बारिश वाली रात में। श्वेता शर्मा जाती है और कहती है, ऐसी बातें मत करो आप। चलिए घर चलते हैं, मुझे भूख लग रही है, आज बिरयानी खानी है। आहान उसके गाल को सहलाते हुए कहता है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसके बाद आहान उसे लेकर बाहर आ जाता है, फिर गाड़ी में बिठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अब तक बहुत तेजी से हवा चलनी शुरू हो गई थी। बारिश नहीं हो रही थी, बस ठंडी हवा बह रही थी। इसी दौरान आहान की गाड़ी तेज रफ्तार से घर की तरफ बढ़ने लगती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1 घंटे बाद वे घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर आहान श्वेता को उसके कमरे में छोड़कर खुद बाहर चला जाता है। फिर गार्डन में अपने आदमियों से कुछ बात करने लगता है। वहीं श्वेता अपने कमरे में बैठी थी और फ्रेश होकर पढ़ाई करने लगी थी। अगर वह पढ़ाई नहीं करती तो पता नहीं कौन सा झगड़ा खड़ा हो जाता। वैसे भी वह एक प्रोफेसर है और उसके दिमाग में 24 घंटे बस पढ़ाई ही चलती रहती है। लेकिन आहान थोड़ा अलग है, उसके दिमाग में पढ़ाई के अलावा भी कई और बातें चलती रहती हैं। आहान और श्वेता। काफी देर बाद आहान कमरे में आता है, हाथ में खाने की थाली लिए हुए। वह श्वेता को खाने के लिए कहता है। श्वेता खाना खाने लगती है और आहान भी उसके साथ खाना खाने बैठ जाता है। दोनों खाना खत्म करने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दूसरी ओर जेल में एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बहुत तेज हवा चल रही थी, जिससे पेड़ के पत्ते टूटकर नीचे गिर रहे थे। वह औरत अपने गाल पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी दूसरी औरत उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है। ललिता, चलो, कब तक यहाँ बैठी रहोगी? बारिश आने वाली है। ये सुनकर ललिता फीकी मुस्कान के साथ कहती है। कितने साल बीत गए उसके इंतजार में, न जाने कब आएगा वह, कब मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी। कभी न कभी तो वह आएगा ही। ... उद्धरण चिन्ह। दूसरी औरत अपनी चोटी को पकड़ते हुए घूमती है और कहती है। तुम्हें लगता है कि वह आने वाला है? अगर उसे आना होता तो वह बहुत पहले ही आ जाता। कितने साल हो गए, शायद वह तुम्हें भूल चुका है। अब इस सच्चाई को स्वीकार कर लो। ललिता गहरी सांस लेते हुए कहती है। नहीं, वह जरूर आएगा। मुझे पूरा यकीन है, वह मुझे ढूंढ निकालेगा। कभी न कभी तो उसे मेरे बारे में पता चलेगा। ये सुनकर दूसरी औरत कहती है। हमारी जिंदगी ऐसी ही है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा नसीब ही खराब था। हमें इस दुनिया ने वेश्या बना दिया और हमें इसी नाम से जान आ जाता है। वह अब समझदार हो चुका है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। वह क्यों लौटेगा? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ललिता उसे देखती है और कहती है। ऐसा मत कहो, इसमें हमारी क्या गलती थी? हम तो मजबूर थे और दूसरों ने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। ये कहकर वह रोने लगती है। दूसरी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगती है। तभी एक हवलदार उन्हें देखकर हंसते हुए कहता है। अरे ललिता, आज की रात तो तू बहुत खूबसूरत लग रही है। ... चल, मेरे साथ चल। ये सुनकर दूसरी औरत गुस्से से बोलती है। अब ये गंदे नाले के कीड़े भी जवान होने लगे हैं। अगर तूने ऐसी कोई बात और कही तो मेरे हाथों से थप्पड़ खाकर जाएगा और जरूरत पड़ी तो चप्पल भी मारूंगी। उद्धरण चिन्ह। हवलदार ताना मारते हुए कहता है। ओह, अब यह मेरी गलती है। तुम दोनों वेश्या ही तो हो। अगर मेरे साथ चल भी लोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? न जाने कितने मर्दों के साथ सो चुकी हो और अब शर्मा रही है। इज्जत की फिक्र हो रही है। कितनी गिरी हुई औरतें हो तुम दोनों। तुम पर तो थूकना भी बेकार है। ये सुनकर दूसरी औरत गुस्से में हवलदार पर झपटने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ललिता उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है। छोड़, इनकी बातों पर ध्यान मत दे। दूसरी औरत गुस्से में कहती है। इसे मारकर ही दम लूंगी। जेल में तो पहले से ही है, कुछ और साल की सजा बढ़ जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? ललिता उसकी हालत समझ रही थी, लेकिन यह वक्त गुस्से का नहीं था। वह किसी तरह उसे खींचते हुए वहां से ले जाती है। हेलो दोस्तों, एक जरूरी सूचना है, इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके अभी ज्वाइन करें और कहानी के अगले हिस्सों का आनंद लें। सिर्फ यही नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको लगभग 500 जोड़ से भी ज्यादा नई, मजेदार और यूनिक कहानियां मिलेंगी जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले पिन मैसेज जरूर चेक करें,
वहीं आपको सभी कहानियों की पूरी लिस्ट और खास कंटेंट मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ प्रमोशन के उद्देश्य से अपलोड किया गया है। इस कहानी का असली और पूरा आगे का हिस्सा आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन करें और बेहतरीन कहानियों का मजा उठाए। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर आहान और श्वेता गहरी नींद में सो रहे थे। एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। यह एक आलीशान बंगला था। बच्चा एक कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था और अंदर से एक लड़की के चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थी। अचानक एक आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए सुनाई पड़ता है। कुछ देर बाद शोर रुक जाता है और दरवाजा खुलता है। बाहर निकलने वाले आदमी के हाथ में बेल्ट लपेटी हुई थी। उसने गुस्से से एक नज़र बच्चे को देखा और फिर वहां से चला गया। बच्चा घुटनों के बल रेंगते हुए कमरे के अंदर चला गया। वहां उसने देखा एक लड़की जमीन पर बैठी हुई थी। उसने अपना सिर अपने घुटनों में छुपा रखा था और वह जोर जोर से रो रही थी। उसके पूरे शरीर पर बेल्ट के निशान थे और कुछ अजीब से जख्म भी थे। बच्चे को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। वह भागकर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। लड़की ने बच्चे को सीने से लगा लिया, लेकिन चोटों के कारण उसे और दर्द हुआ। फिर भी उसने इसकी परवाह नहीं की। उसने अपना सिर उठाया, बच्चे की ओर देखा और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी। अपने आंसू पोंछते हुए उसने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की और बोली, मम्मी यही है, बच्चा चुप हो जाओ, रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो। ये कहते हुए उसने अपने आंसू पोंछ लिए। ये देखकर बच्चे ने भी अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछ लिए और फिर लड़की की ओर देखा। वह बस इतना ही बोल पाया, मामा। ये सुनकर लड़की ने उसे फिर से कसकर सीने से लगा लिया और उसे दूध पिलाने लगी। कुछ देर बाद वह उसे लेकर बिस्तर पर आ गई और सुला दिया। बच्चा अपनी आंखें बंद करके मां से लिपटा रहा। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वह कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। जब बच्चा गहरी नींद में चला गया तो लड़की धीरे से उसे खुद से थोड़ा दूर कर उठकर बैठ गई। उसने अपने घावों को देखा, फिर उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह उठी, बच्चा अचानक आंखें खोलकर रोने लगा। वह अपना सिर पकड़ लेती है और गहरी सांस लेकर फिर से बच्चे के पास जाती है। उसे गोद में उठाकर ही वॉशरूम चली जाती है। वहां वह अपने घावों को साफ करती है और अकेले ही उन पर दवा लगाती है। इस दौरान बच्चा एक पल के लिए भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह उसकी गोद में ही चिपका रहा। वॉशरूम से बाहर आने पर वह देखती है कि काफी रात हो चुकी है। वह बच्चे को लेकर बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन कमरे की हालत अब भी वैसी ही थी। हर चीज टूटी हुई, जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए। तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजे पर लात मारी और वह झटके से खुल गया। वह डर से उधर देखती है। कमरे की लाइट ऑन हो चुकी थी। सामने वही आदमी खड़ा था। डर के मारे वह बच्चे को कसकर अपने सीने से चिपका लेती है। आदमी गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, तुमने मुझे धोखे से शादी के जाल में फंसा दिया और अपनी और इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मैं तो चाहता हूं कि तुम दोनों मर जाओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। न जाने कब तक मुझे तुम दोनों को ऐसे ही झेलना पड़ेगा। ये सुनकर लड़की रोते हुए कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ... पहले आप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। और यह बच्चा, ये तो हम दोनों का ही है। अब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही वह आदमी गुस्से में तमतमाते हुए उसके करीब आता है, उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, जो लड़की शादी से पहले मेरे कहने पर मेरे साथ सो सकती है, वह न जाने कितने आदमियों के साथ सोई होगी। ये सुनकर लड़की के होश उड़ जाते हैं। वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल पर किसी ने बहुत गहरी चोट कर दी हो। उसे लगने लगा कि वह जिंदा ही क्यों है, वह मर क्यों नहीं गई इससे पहले कि यह सब सुने। दुख और अपमान के बीच वह कांपते हुए बोलती है, आपको पता भी है, मेरी जिंदगी में पहले और आखिरी इंसान सिर्फ आप हैं। आप मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। आदमी गुस्से से चीखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी किसी भी सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो तुम्हारी शक्ल तक देखनी पसंद नहीं है। मुझे नफरत है तुमसे और इस बच्चे से। इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ले जाओ। वैसे भी तुम जैसी लड़कियों का तो यही काम होता है, अमीर लड़कों को फंसाना, उनके साथ सोकर खूब सारा पैसा ऐंठना। उसकी गंदी बातों को सुनकर लड़की के अंदर घृणा भर जाती है। उसे खुद से नफरत होने लगती है कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया जिसने उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं की, जिसे बस अपनी जरूरतें पूरी करनी थी। लेकिन उसने तो प्यार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, और बदले में उसे ये सब सुनने को मिल रहा था। अपने बच्चे को सीने से कसकर लगाते हुए वह गहरी नज़रों से उसके चेहरे को देखती है और धीरे से कहती है, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को लेकर आपकी जिंदगी से चली जाऊं? आदमी बिना एक पल सोचे गुस्से से चिल्लाता है, हाँ,
प्लीज मेरी जिंदगी से चली जाओ। कुछ देर बाद लड़की अपने छोटे से बच्चे को एक चादर में लपेटे हुए सड़क पर अकेली चल रही थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था, न जाने कहाँ जाए कहाँ रुके, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठंडी बरसात की रात थी और वह अपने बच्चे को सीने से लगाए आगे बढ़ती जा रही थी। अकेले कोई भी नहीं था उसकी मदद के लिए। बच्चा अपनी मासूम गहरी काली आंखों से चारों ओर के अंधेरे को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, नहीं उसे इस दर्दनाक परिस्थिति का एहसास था। उसे बस इतना पता था कि वह अपनी माँ के साथ है, मतलब सब कुछ ठीक है। उसे और क्या चाहिए। वहीं वह लड़की होश में नहीं थी, वह बस बेहोशी की हालत में चलती जा रही थी। उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही है। जब तक उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अचानक आहान घबराकर गहरी गहरी सांस लेते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। उसकी बेचैनी देखकर श्वेता भी जाग जाती है। वह आहान के डरे हुए चेहरे को देखकर चिंतित हो उठती है और डरते हुए पूछती है, क्या हुआ आपको, आप इतने डर क्यों गए। ये कहते हुए वह जल्दी से पानी का गिलास लेकर आहान को देती है। आहान कांपते हाथों से गिलास पकड़ता है और जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। पूरा गिलास खत्म करने के बाद वह श्वेता की तरफ देखता है और अचानक उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लेता है। वह उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है, मानो किसी डरावने सपने से जागने के बाद श्वेता के स्पर्श में सुकून ढूंढ रहा हो। श्वेता आहान की बेचैनी को महसूस कर सकती थी। वह समझ रही थी कि उसके अंदर इस वक्त कोई गहरी हलचल चल रही है, इसलिए वह उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करती। वह उसे वैसे ही करने देती है जैसा वह करना चाहता है। आहान श्वेता को गहरे चूमते हुए उसे बिस्तर पर लिटा देता है। एक हाथ से वह धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन इसके बाद क्या होगा। आहान के अतीत में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे इतना बेचैन कर दिया। वह बच्चा और वह लड़की कौन थी जिनका आहान से रिश्ता था। जब श्वेता को आहान के अतीत के बारे में पता चलेगा तो वह क्या करेगी। वह आदमी जिसने उस लड़की और बच्चे के साथ इतना गलत किया, उसने ऐसा क्यों किया। और अब क्या वह बच्चा और वह औरत तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आकर मर जाएंगे। जानने के लिए पढ़ते रहिए आहान और श्वेता का दर्दनाक अतीत और रोमांस। रात का वक्त, आहान का कमरा। आहान ने श्वेता के सारे कपड़े उतार दिए थे और वह घबराई हुई उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान इतना बेचैन क्यों है। आहान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, वह पूरे बदन पर अपने होंठ फिरा रहा था। तभी बाहर जोरदार बिजली चमकी। घबराकर श्वेता ने आहान को कसकर गले लगा लिया। श्वेता की आवाज़ सुनते ही आहान जैसे होश में आया। उसने श्वेता का चेहरा देखा और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो। उद्धरण चिन्ह। श्वेता उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, बस बिजली चमक रही है इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। ये सुनकर आहान ने उसके सिर को चूमा और फिर बालों को सहलाते हुए कहा, आओ बालकनी में चलते हैं। उसे भी ताज़ी हवा की ज़रूरत थी। बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन तेज हवा चल रही थी और बिजली लगातार चमक रही थी। वह इस ठंडी हवा को महसूस करना चाहता था। श्वेता ने उसकी बात मान ली। उसने पास रखी आहान की शर्ट उठाए और पहन ली। फिर आहान उसका हाथ पकड़कर बालकनी की ओर ले गया। बालकनी के बड़े कांच के दरवाजे खोलते ही ठंडी हवा भीतर आई। आहान ने वहां रखा एक बड़ा सा काउच खींचा और उसका एक बटन दबाया। वह काउच धीरे धीरे एक बेड में बदल गया। उसने श्वेता को उसमें बैठा दिया और खुद भी लेट गया। तेज हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी जिससे उसे सुकून मिल रहा था। उसने श्वेता को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपने ऊपर लिटाकर उसके बालों से खेलने लगा। आहान की उंगलियां श्वेता के घने बालों में उलझ रही थीं और उसकी आंखें आसमान में चमकती बिजली को निहार रही थी। श्वेता उसके सीने पर सिर रखकर गहरी सांसें ले रही थी। उसकी नज़र साइड में लगे बड़े बड़े गुलाब के पौधों पर पड़ी। वह पहले कभी इस जगह पर ध्यान नहीं दे पाई थी। वाकई ये जगह बेहद खूबसूरत थी। बालकनी में हल्की सफ़ेद रोशनी जल रही थी जो माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। आहान श्वेता के बालों को सहलाते हुए धीरे से अपने दूसरे हाथ से अपनी बेल्ट खोलने लगा। उसकी उंगलियां श्वेता की पीठ पर फिसलती हुई उसके कंधे तक आईं। फिर अचानक उसने श्वेता की कमर को सहलाने लगा। यह महसूस होते ही श्वेता ने सिर उठाया और आहान की ओर देखा। आहान ने उसकी ठुड्डी पकड़कर धीरे से कहा, लेट्स डू इट। इतना कहकर उसने श्वेता के बालों को अपनी मुट्ठी में लिया और उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लिया। श्वेता ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वैसे ही पड़ी रही, अपना सिर उसके सीने पर टिकाए हुए। इसी बीच आहान की उंगलियां धीरे धीरे उसके होंठों पर फिसलने लगीं। यह महसूस होते ही श्वेता का बदन सिहर उठा। श्वेता ने मन ही मन सोचा, बस 11 महीने और ... उद्धरण चिन्ह। यही सोचकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उधर आहान अब तक अपनी बैग पूरी तरह खोल चुका था।
श्वेता अपनी आंखें बंद कर देती है। वह शर्मा गई थी, जिसे देखकर आहान उसके चिन्ह को पकड़ के धीरे से कहता है, क्या हुआ बच्चा? श्वेता अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं। आहान उसके बाल सूंघकर मुस्कुराता है और फिर उसकी कमर को पकड़ के अच्छे से उसे बिठा लेता है। कहता है, इतना डर? उसकी बातों को सुनकर श्वेता को लग नहीं रहा है कि यह उसका प्रोफेसर है। ऐसा लग रहा था कि यह कोई और ही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, जिसे एक हकर और उसे अपने नीचे करके कहता है, बच्चा। श्वेता उसकी बातें सुनकर उसके पीठ पर अपने नाखून गराने लगती है। उसे दर्द हो रहा था बहुत, और दर्द की वजह से वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि जब भी वह लोग फिजिकल होते थे आहान बस अपनी खुशी देखता था, और वह अपनी खुशी के चक्कर में श्वेता की खुशी को देखा ही न। बड़ी यह था, वह बस अपना ही करता रहता था और अभी भी वह ऐसा ही कर रहा है। पर श्वेता इस बात से अनजान है कि आहान ऐसा करके खुद को यह महसूस करवाना चाहता है कि वह अकेला नहीं, इस दुनिया में कोई है उसके साथ। वह तो बस अपने अकेलेपन से बचना चाहता है। आहान एकदम से उसे छोड़ देता है और फिर कहता है, बहुत दर्द हो रहा है ना बच्चा? श्वेता गहरी गहरी सांस लेते हुए हाँ में सर हिलती है, जिसे देखकर उसके बाल को कसकर पकड़ लेता है। उसके सर को चूमकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, बस थोड़ा और दर्द बर्दाश्त कर लो, बस मेरी बेचैनी कम हो जाए, उसके बाद में शांत हो जाऊंगा और बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, बस थोड़ा और। श्वेता बस अपने आंसू भरी आंखों से उसकी आंखों में देखती है, जिसे देखकर आहान उसके आंसू साफ करता है और उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहता है, कल तुम्हें तुम्हारे मम्मी और भाई से मिलवाने ले जाऊंगा, आप खुश? ये सुनकर इतने दर्द में भी श्वेता खुश हो जाती है और कहती है, सच में आप लेकर जाएंगे? आहान बस अपनी पलकें झुका देता है, वह खुश हो जाती है। फिर आहान फिर से प्यार करने लगता है, और ऐसा काफी घंटे तक चलता है, जब तक आहान पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। वह छोड़ता ही नहीं श्वेता को, और जब वह शांत हो जाता है तब धीरे धीरे बारिश की बूंदें उनके ऊपर गिरने लगता है। वही आहान उसके बालों को चूमता है और कहता है, मेरा फेवरेट मोमेंट है ये तुम्हारा। श्वेता कुछ नहीं कहती, वह बस सिसकियां लेती रहती है, और उसकी सिसकी सुनकर आहान उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, बच्चा रोना बंद करो, मैं शांत हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर रहा। ये बोलकर वह अपने कपड़ों को ठीक करता है और श्वेता को अपनी बाहों में उठाकर रूम के अंदर लेकर चला जाता है, और ऐसे ही श्वेता को बेड पर लेटकर खुद भी उसके साथ लेट जाता है और श्वेता को ब्लैंकेट ओढ़ा कर सो जाता है। वही श्वेता को अपनी पेट में भी दर्द हो रहा है। 2 दिन पहले ही उसके पीरियड्स ठीक हुए थे। उसे बस इतना हैरानी होता है, आहान एक प्रोफेसर है, उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, पर फिर भी वह ऐसा करता है। क्या वह पढ़ा लिखा गवारों जैसा हरकत करता है? अपने मन ही मन ये सब सोच रही थी, तभी उसके कान में आहान धीरे से कहता है, एक बात पूछो, जवाब दोगी? श्वेता दर्द को बर्दाश्त करते हुए कहती है, हाँ पूछिए। आहान उसे गले लगा कर पूछता है, अगर मैं बोलूं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम करोगी मुझसे शादी, की जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? श्वेता को आहान की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह हैरानी से आहान की ओर देखने लगी। जो कुछ भी पिछले कुछ महीनों से उसके साथ हो रहा था, उसके बाद तो वह दुनिया के सबसे अच्छे पुरुष से भी शादी नहीं करेगी, ये तो बहुत दूर की बात है। आहान ने उसे इतना दर्द दिया है, तो अगर वह और आहान शादी कर लेते तो न जाने कितना और दर्द सहना पड़ता, वह भी पूरी जिंदगी के लिए। अब उसे किसी पुरुष पर भरोसा नहीं रह गया था, उसका विश्वास टूट चुका था, और वह कभी शादी नहीं करना चाहती थी। नहीं, वह किसी पुरुष के किसी अनुबंध में बंधना चाहती थी, वह अकेले ही अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। इतना कुछ सोचकर उसने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, नहीं। बस यही एक शब्द आहान के दिल को पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी था। श्वेता ने उसके सामने ही उसे ठुकरा दिया था। यह आहान के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। दुनिया की अनगिनत लड़कियां उससे शादी करने के लिए दीवानी थी, शादी तो दूर, सिर्फ एक रात उसके साथ बिताने के लिए भी पागल थी, और ये लड़की उसे सिरे से ठुकरा रही थी। ये सोचकर आहान के भीतर जैसे गुस्से की आग भड़क उठी। उसकी पकड़ श्वेता के शरीर पर और मजबूत हो गई। श्वेता यह महसूस कर पा रही थी। उसने बहुत सोच समझकर अपना जवाब दिया था। उसे आहान के अहंकार और छोटी छोटी बातों पर उसके गुस्सा करने की आदत के बारे में अच्छी तरह से पता था। उसने उसे इस तरह ठुकराया था, इससे आहान बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। यह एहसास होते ही उसने आहान के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। श्वेता की यह बात सुनकर आहान ने उसकी पकड़ और मजबूत कर दी और बोला, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुमने मुझे ठुकराने की वजह क्या है? श्वेता दर्द से कराहते हुए बोली, क्या वजह जानना आपके लिए इतना जरूरी है? मेरे लिए यह जरूरी नहीं है कि आप वजह जाने या न जाने, बस मैंने मना कर दिया है। वैसे भी 1 साल बाद आप मुझे भूल जाएंगे। आपके लिए तो वैसे भी ढेरों लड़कियां पागल हैं। मेरे होने या न होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्वेता की यह बात सुनकर आहान ने अपने नाखून उसके पेट में गड़ा दिए और तीखे स्वर में बोला, फर्क पड़ता है, तभी तो मैंने तुमसे पूछा है। मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो, क्यों तुमने मुझे ठुकराया? श्वेता ने अपने पेट में तेज जलन और दर्द महसूस किया।
उसने अपने हाथ पैरों से उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, यह ही तो वजह है, आपकी यही हरकतें। शादी के बाद शायद ये सब और बढ़ जाएगा और मुझे सारी जिंदगी इसे सहना पड़ेगा। इतनी हिम्मत मुझमें नहीं है। मैं मर जाऊंगी। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप खुदगर्ज हैं। आप सामने वाले की परवाह ही नहीं करते। आपको सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है। उद्धरण चिन्ह। श्वेता की ये बातें सीधे आहान के दिल में उतर गईं, क्योंकि श्वेता ने सिर्फ सच कहा था। उसने आहान को उसकी हकीकत से रूबरू कराया था। आहान की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसने अपना सिर श्वेता की गर्दन पर टिका दिया और उसके गाल को चूमते हुए धीमे स्वर में कहा, तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल दूंगा। बाकी दुनिया का मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं खुद को बदल दूंगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा तुमसे। प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ श्वेता। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ अपना परिवार बसाना चाहता हूँ। इस दुनिया में मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। आहान की बातें सुनकर श्वेता चौंक गई। अचानक उसे आहान की बातों में दिलचस्पी आने लगी। उसने सवाल किया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रोहन भैया हैं, निर्वाण भैया हैं। रोहन भैया तो आपके सगे भाई हैं न? उद्धरण चिन्ह। आहान ने झटके से श्वेता को अपनी ओर घुमाया और उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए कहा, वो मेरा भाई है, लेकिन सगा नहीं। जब मैं 10 साल का था तब वह मुझे मिला था। मैं सड़कों पर भटकता था। मेरा रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं था। फिर एक दिन मुझे रोड किनारे एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा एक नवजात बच्चा मिला। वहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन था, तो मैं उसे वहाँ ले गया। पुलिस ने रोहन के माता पिता को सूचना दी, जो एक आर्मी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। रोहन के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और उसकी माँ एक प्रोफेसर। उन्होंने मुझे भी गोद ले लिया। ये कहते कहते आहान एक पल के लिए चुप हो गया। श्वेता आगे की बातें सुनने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, और फिर क्या हुआ? आहान ने उसकी बालों की लट उसके कान के पीछे करते हुए कहा, फिर पता चला कि उस दिन रोहन को उसके ही अंकल आंटी ने घर से बाहर फेंक दिया था, ताकि सारी संपत्ति और पैसा उन्हें मिल जाए। इस वजह से वे जेल भी गए। और मेरी कहानी, मुझे रहने के लिए घर मिल गया, खाना कपड़े मिल गए, पढ़ाई का मौका मिल गया, लेकिन प्यार नहीं मिला। हाँ, रोहन बहुत अच्छा था, वह मुझसे प्यार करता था। फिर मेरी मुलाकात निर्वाण से हुई, जब मैं मिडिल स्कूल में था। हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। धीरे धीरे मैंने अपने बिजनेस पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी की एक और काली सच्चाई है, जिससे तुम वाकिफ हो। श्वेता चुपचाप सुन रही थी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक और सवाल आया। उसने पूछा, अगर आपके अपने माता पिता नहीं थे? हेलो दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है, इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके अभी ज्वाइन करें और कहानी के अगले हिस्सों का आनंद लें। सिर्फ यही नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको लगभग 500 जोड़ से भी ज़्यादा नई, मज़ेदार और यूनिक कहानियाँ मिलेंगी, जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले पिन मैसेज ज़रूर चेक करें, वहीं आपको सभी कहानियों की पूरी लिस्ट और खास कंटेंट मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ प्रमोशन के उद्देश्य से अपलोड किया गया है। इस कहानी का असली और पूरा आगे का हिस्सा आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन करें और बेहतरीन कहानियों का मजा उठाएं। उद्धरण चिन्ह। आहान ने श्वेता के होठों पर अपनी उंगली रखकर धीरे से कहा, मेरे बारे में जितना सच जानना था तुम जान चुकी हो। अब मुझे बस एक जवाब चाहिए, हाँ या ना। चाहो तो तुम वक्त ले सकती हो, 2 साल, 3 साल, 10 साल या 20 साल, लेकिन शादी तुम मुझसे ही करोगी। और इस बीच तुम मेरे साथ ही रहोगी, चाहे शादी करके या बिना शादी के। बस तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। श्वेता इतनी जल्दी अपना फैसला नहीं बदल सकती थी। उसे वक्त चाहिए था। वह आहान को और गहराई से जानना चाहती थी। वह अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती थी। लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि आहान ये सब सिर्फ अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए कर रहा था। वह बहुत अकेला था, और शायद उसका अतीत भी बहुत अंधकार में था, जिसने उसे भीतर से इस कदर तोड़ दिया था कि अब वह खुद पर भी काबू नहीं रख पाता था। रात में डर जाना, बेचैन हो जाना, ये सब उसके अकेलेपन की निशानियां थीं। और कहीं न कहीं श्वेता के दिल में भी अब आहान के लिए चाहत पनपने लगी थी। आहान जितना कठोर और जिद्दी था, उतना ही उसमें अच्छाई भी थी। ये हर कोई नहीं समझ सकता था, लेकिन श्वेता को यह महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने भी दर्द को महसूस किया था, उतना नहीं, लेकिन फिर भी किया था। श्वेता सोचने लगी कि आहान को उसके अतीत के बारे में सब पता है या नहीं। क्या उसे मालूम है कि उसे इतना मजबूर होना पड़ा कि उसे खुद को बेचना तक पड़ा। ये सोचते हुए उसने आहान की ओर देखा। वहीं आहान उसकी आंखों में बेचैनी से अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। श्वेता उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी दिल की बात समझते हुए बोली,
मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतनी जल्दी आपको हाँ नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि मैं हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहूँगी। जब मुझे ठीक लगेगा तब मैं आपको अपना फैसला बता दूंगी। लेकिन आहान यही सुनना चाहता था कि श्वेता उससे शादी करेगी। श्वेता ने बहुत कुछ कह दिया, पर उसने वह शब्द नहीं कहे जो आहान सुनना चाहता था। इसलिए उसने उसकी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, बोलो, मुझसे शादी करोगी? उद्धरण चिन्ह। श्वेता उसकी बेचैनी को समझते हुए झट से जवाब दे देती है, हाँ, मैं आपसे ही शादी करूंगी, और अगर नहीं करूंगी तो किसी और से भी नहीं करूंगी। लेकिन जब करूंगी तो सिर्फ आपसे ही करूंगी। ये सुनकर आहान का दिल खुशी से भर उठा। उसने श्वेता को कसकर गले लगा लिया और उसका पूरा चेहरा चूमने लगा। अब तक श्वेता का दर्द भी काफी कम हो चुका था। उससे बात करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था, और आहान को भी। दोनों ही इस वक्त बेहद अच्छा महसूस कर रहे थे। दोनों का अतीत बहुत ही दर्दनाक था, इतना दर्दनाक कि उसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन उनका दर्द काफी हद तक एक जैसा था, और इस दर्द में वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। श्वेता ने अचानक आहान का चेहरा थोड़ा दूर करते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने किया था उससे मैं अब भी बहुत दर्द में हूँ और बहुत थकी हुई हूँ। प्लीज खुद पर काबू रखिए, ऐसा मत कीजिए। आहान ने अपना सिर उसके सीने पर टिकाते हुए गहरी सांस ली और बोला, आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब ऊपर वाला भी हमें अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, तुम भी नहीं और मैं खुद भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी हों। जितनी जल्दी हो सके तुम ये फैसला ले लो कि हम शादी कब कर रहे हैं, क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है। मुझे तुम्हारे साथ मेरे बच्चे भी चाहिए, लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसके लिए मैं खुद भी खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत घुटन होती है, लेकिन मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। तुम जानती हो। ओ न, श्वेता ने आहान की हल्की दाढ़ी पर अपने छोटे नर्म हाथों से स्पर्श करते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है जब भी भगवान मुझे बहुत ज्यादा खुशी देते हैं उसके बाद मेरी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा होता है। मुझे डर लग रहा है इतनी खुशी मुझसे सहन नहीं होगी। प्लीज अब कुछ मत कहिए। आहान ने उसके पेट को हल्के से सहलाते हुए कहा, अब कुछ नहीं होगा, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी मम्मी से भी बात कर लूंगा, मुझे यकीन है कि वह मुझे ना नहीं कहेंगी, वह खुशी होंगी। श्वेता ये सुनकर शर्मा गई और उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, आपने तो पहले से ही सब कुछ सोच कर रखा है ना? आहान मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुमसे शादी कर सकता हूँ। श्वेता को लगा कि आहान मजाक कर रहा है, इसलिए वह हल्के से हंसते हुए बोली, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सुनते ही आहान अचानक बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और किसी का नंबर डायल किया। दूसरी ओर उसका वकील अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। इतनी रात को आहान का फोन देखकर वह थोड़ा गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कॉल आहान की तरफ से है, उसने तुरंत उठकर फोन उठा लिया और बोला, अरे सर, आपने खुद कॉल किया, आपको फोन करने की क्या जरूरत थी, आप बस एक मैसेज कर देते। लेकिन आहान उसकी बातों को अनसुना करते हुए सीधे बोला, मुझे शादी करनी है, सारे पेपर तैयार करो और एक पंडित जी को भी बुला लो। शादी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी तुम आ रही है। तभी श्वेता उठकर आहान के मुंह पर हाथ रख देती है और फोन को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये मजाक कर रहे हैं, अभी नहीं, आप सो जाए। दरअसल इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं। आप इसे गंभीरता से मत लीजिए, बस सो जाए, मैं कह रही हूँ। इतना कहकर वह फोन काट देती है और गहरी गहरी सांस लेते हुए आहान से कहती है, मुझे लगा था कि आप मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैंने वैसा कहा। मुझे नहीं पता था कि आप इसे इतनी गंभीरता से ले लेंगे। मैंने कहा ना, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। श्वेता की बातें सुनकर आहान उसके चेहरे की ओर झुकता है, फिर उसके चेहरे पर गिरे बालों की एक लट को हल्के से हटाकर उसके कान के पीछे करते हुए गंभीर लहजे में कहता है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मैं हमेशा गंभीर रहता हूँ। मैं मजाक नहीं करता, मुझे मजाक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मैंने कभी मजाक किया ही नहीं, और अगर तुम चाहो तो हम अभी शादी कर सकते हैं। श्वेता परेशान होकर जवाब देती है, नहीं, अभी नहीं, आप क्यों नहीं समझते? ये कहकर वह आहान के सीने से लग जाती है। आहान उसे अपने साथ बिस्तर पर लिटा लेता है और इस बार थोड़ा सख्त होकर कहता है, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ, कल तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना? ये सुनकर श्वेता धीरे से हाँ कहती है और आहान के सीने पर सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है। आज कई दिनों बाद उसे सुकून की नींद आने वाली थी, लेकिन तभी आहान सोचते हुए धीरे से कहता है, तुमने अभी तक बताया नहीं,
इतनी भी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें खुद को बेचना पड़ा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आहान को अपने सीने पर हल्की हल्की नमी महसूस होती है और वह तुरंत समझ जाता है कि ये श्वेता के आंसू हैं। श्वेता रो रही थी। कुछ ही पलों में वह फफक कर रोने लगती है। महीनों बाद आज वह इस तरह खुलकर रो रही थी। आहान उसे बहुत प्यार से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके सिर को चूमते हुए धीमे स्वर में कहता है, मुझे पता है मेरा बच्चा जानबूझकर कुछ नहीं करता। जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, इसलिए अभी मत बताओ, जब तुम्हें ठीक लगेगा तब बताना। मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि तुम दोबारा ऐसा मत करना। तुम्हारा भाई और तुम्हारी मम्मी दोनों बिल्कुल ठीक हैं और मैंने उनके साथ अपने बॉडीगार्ड्स भी तैनात कर दिए हैं। ये कहते हुए आहान धीरे धीरे उसके पीठ पर हाथ फेरने लगता है। उसके स्पर्श से श्वेता धीरे धीरे शांत होने लगती है और कब उसकी आंख लग जाती है ओह से खुद भी पता नहीं चलता। आहान को तभी एहसास होता है जब वह श्वेता की गहरी होती सांसों को अपने सीने पर महसूस करता है। वह उसे प्यार से सही तरीके से लिटा देता है और हल्के से बुदबुदाता है, मैं चाहता तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करवा सकता था। तुम्हारे 100 पीढ़ी पहले के पूर्वजों का भी इतिहास निकलवा सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जितना जानना था उतना मैं जान चुका हूँ और मुझे यकीन है कि तुमने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तो अब आगे क्या होगा? क्या श्वेता कभी अपने अतीत के बारे में आहान को बताएगी? आहान के अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि उसने उसे इस कदर तोड़ दिया? क्या श्वेता सच में आहान से शादी करेगी या फिर उसे अकेला छोड़कर चली जाएगी? और क्या सच में कोई ऐसी घटना होने वाली है जो श्वेता और आहान को अलग कर देगी? क्या उनका प्यार कभी मुकम्मल हो पाएगा? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मेरे धन्यवाद। सुबह का वक्त। जेल। हवलदार बड़े से लोहे के गेट को खोलते हुए पीछे खड़ी दोनों औरतों को देखता है और कहता है, चलो, पूरे 29 साल बाद तुम लोगों को छुटकारा मिल गया। अब जितने चाहे उतने मर्दों के पास जा सकती हो तुम दोनों। ये सुनकर दूसरी औरत गुस्से से उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन ललिता उसे शांत कराते हुए कहती है, शांत हो जाओ ना, आज हम यहाँ से जाने वाले हैं। हमें इन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। तभी एक आवाज उनके कानों में गूंजती है, ललिता, हम आगे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ललिता और आकृति उस दिशा में देखती हैं जहां अंजलि और ऐश्वर्या खड़ी होती हैं। अंजलि को देखकर ललिता मुस्कुराते हुए कहती है, हम दोनों तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर अंजलि और ऐश्वर्या उनके पास आती हैं, चारों एक दूसरे से गले मिलती हैं। फिर अंजलि उन्हें गाड़ी में बैठाती है और खुद भी बैठकर वहां से निकल पड़ती है। वहीं हवलदार रास्ते में थूकते हुए कहता है, सुबह सुबह इतनी वेश्याओं का मुंह देख लिया, ना जाने सारा दिन कैसा बीतेगा मेरे साथ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ घंटे बाद अंजलि की गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर रुकती है। अंजलि गाड़ी से उतरती है और उसके साथ ललिता, आकृति और ऐश्वर्या भी उतरती हैं। ओह नहीं, देखते ही सारे बच्चे दौड़कर उनके गले लग जाते हैं। ललिता इतने दिनों बाद बच्चों को देखकर बेहद खुश हो जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्वेता का कमरा। श्वेता नहाकर वॉशरूम से बाहर निकलती है और अपने बाल सुखाने लगती है। तभी पीछे से आहान आकर उसे कमर से पकड़ लेता है और उसके गालों को चूमते हुए कहता है, चलो ना, शादी कर लेते हैं। कब तक इंतजार करवाओगी? और अब तो रहा भी नहीं जाता। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि सारे लड़के तुम्हें देखते हैं। मन करता है कि तुम्हें कैद करके रखूं, जहां बस मेरे अलावा तुम्हें कोई न देख पाए। ये सुनकर श्वेता उसके हाथों में अपना हाथ रखकर धीरे से कहती है, आप मुझे कैद करना चाहते हो? आहान उसके बालों से खेलते हुए कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? मैं तो बस अपने दिल की बातें तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे साथ बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि दिन भर तुम्हारे साथ एक कमरे में बंद रहूं। श्वेता उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है, आप अभी छोड़िए, खाना खाना है मुझे। आहान उसे छोड़ देता है और श्वेता दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, आहान के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल जाते हैं। वह अपनी उंगलियों में पहनी अंगूठी को देखते हुए धीरे से कहता है, इस बार भी वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। अच्छा किया जो पहले ही इसे अपना बना लिया। जब यह मुझे ठुकराएगी तब मैं इसे जाने ही नहीं दूंगा। वहीं दूसरी ओर जब श्वेता देखती है कि आहान नहीं आया, तो वह दोबारा कमरे में आती है और कहती है, अरे आपको भूख नहीं लगी क्या? चलिए, खाना ठंडा हो जाएगा, फिर कॉलेज के लिए भी निकलना है। ये कहकर वह जाने लगती है, लेकिन आहान पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। यह महसूस करते ही श्वेता घबरा जाती है। वो रकस कर उसकी शर्ट पकड़ लेती है। वह धीमी आवाज में कहती है, प्रोफेसर प्लीज। आहान उसकी गर्दन के पास सांस छोड़ते हुए कहता है, प्लीज क्या? हक है मेरा, क्या मैं अपना हक भी न लूं? उसकी बात सुनकर श्वेता अपनी आंखें बंद कर लेती है।
तभी आहान उसके होठों को हल्के से चूमता है, फिर उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जाकर कुर्सी पर बैठा देता है और खुद भी सामने बैठ जाता है। इसके बाद वह खुद उसे खाना सर्व करता है और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी श्वेता का फोन बजने लगता है। वह फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन आहान पहले ही फोन उठाकर कॉलर का नाम देख लेता है, आयशा। फिर वह फोन श्वेता की तरफ बढ़ा देता है। श्वेता को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आती, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और फोन रिसीव कर लेती है। आहान धीरे से कहता है, स्पीकर ऑन करो। श्वेता को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लगता है कि आहान उस पर शक कर रहा है। फिर भी वह चुपचाप कॉल को स्पीकर पर डाल देती है। आयशा उत्साह से बोलती है, अरे तुम आज साड़ी पहनने वाली हो ना? क्योंकि हमें एक संस्था के लिए अनाथ आश्रम जाना है, बच्चों को डोनेशन देना है। इसीलिए हमने तय किया है कि हम सब लड़कियां पीली साड़ी और लाल ब्लाउज पहनेंगी। ये बोलकर वह हंसने लगती है। वहीं श्वेता जल्दी से फोन स्पीकर से हटा लेती है और एक नज़र आहान को देखती है, लेकिन आहान कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। श्वेता धीरे से कहती है, ठीक है, मैं भी वही पहनूंगी। मुझे नहीं पता था कि आज हमें जाना है। हेलो दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है, इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके अभी ज्वाइन करें और कहानी के अगले हिस्सों का आनंद लें। सिर्फ यही नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको लगभग 500 जोड़ से भी ज़्यादा नई, मज़ेदार और यूनिक कहानियां मिलेंगी जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले पिन मैसेज ज़रूर चेक करें, वहीं आपको सभी कहानियों की पूरी लिस्ट और खास कंटेंट मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ प्रमोशन के उद्देश्य से अपलोड किया गया है। इस कहानी का असली और पूरा आगे का हिस्सा आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन करें और बेहतरीन कहानियों का मजा उठाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आयशा मुंह बनाकर कहती है, पागल लड़की, याद करके बताया था तुझे और आज भूल गई, यहाँ तक कि अनाउंस भी हुआ था। भूल कर कहीं की, बोलकर वह फोन काट देती है। वही श्वेता अपना फोन रखकर हाथों को मलते हुए कहती है, मैं भूल गई थी कि आज हमें जाना था और मेरे पास साड़ी भी नहीं है। आहान खाते हुए कहता है, मैंने पहले ही मंगवा दी है। ये सुनकर श्वेता को अच्छा लगता है और फिर वह पूरा खाना खत्म करती है, पर कुछ सोचकर कहती है, साड़ी पीले रंग की है। ये सुनकर आहान कुछ सोचकर कहता है, पता नहीं, पर अगर तुम्हें पसंद न आए तो तुम खुद से मंगवा लो, अभी आ जाएगी। ये कहकर आहान अपना लैपटॉप मंगवाता है और फिर कुछ करके लैपटॉप को श्वेता की तरफ बढ़ा देता है। श्वेता लैपटॉप को देखती है, उसमें काफ़ी सारी साड़ियाँ दिख रही होती हैं। वह उनमें से खूबसूरत सफ़ेद फूलों वाली पीली साड़ी को पसंद करती है और उसके साथ एक हाफ स्लीव लाल ब्लाउज आहान को दिखाकर कहती है, ये चाहिए मुझे। आहान उसे मंगवा देता है और कुछ ही देर में वह आ भी जाती है। फिर श्वेता जाकर साड़ी पहन लेती है। उसे बचपन में उसकी माँ ने साड़ी पहनना सिखाया था, इसलिए उसे साड़ी पहनने में कोई परेशानी नहीं होती। वह साड़ी पहनने के बाद अपने बालों का सिंपल मैसी बन बना लेती है। फिर हाथों में 2 बेंगल पहनकर सर पर एक काली बी आदि लगाती है और आंखों में हल्का काजल और हल्का लिप ग्लॉस लगाती है। इस लुक में वह बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर अपना पर्स लेकर वह बाहर आ जाती है। वही आहान बार बार अपनी रिस्टवॉच देख रहा था और फिर सामने की तरफ देख रहा था। तभी उसे सीढ़ियों से उतरती हुई एक छोटी सी प्यारी और खूबसूरत लड़की दिखती है। पीली साड़ी में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसके कुछ बालों के लटे जो उसके गालों पर लटक रहे थे और बार बार उसे परेशान कर रहे थे, वह और भी खूबसूरत लग रही थी। आहान का मन कर रहा था कि उसे लेकर अभी कमरे में चला जाए। वहीं श्वेता धीरे धीरे उतरकर आहान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आहान अपने हाथ बढ़ाकर उसकी पतली सी कमर को थाम कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके होठों के पास अपना चेहरा लाकर धीरे से कहता है, मन कर रहा है तुम्हें लेकर फिर से कमरे में चला जाऊं और तुम्हें इतना प्यार करूं कि तुम पागल हो जाओ। उसकी बातों को सुनकर श्वेता को घबराहट होने लगती है। वह सोचने लगती है कि अगर फिर से यह शुरू हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। ये सोचकर वह आहान के हाथ को दूर हटाते हुए कहती है, देखिए, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है प्रोफेसर, हमें अभी चलना चाहिए। उसके मुंह से बार बार प्रोफेसर सुनकर आहान का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह श्वेता की कमर को कसकर पकड़कर उसे टेबल पर बिठा देता है और फिर उसकी साड़ी को नीचे से ऊपर करके उसके थाई को सहलाते हुए कहता है, मुझे प्रोफेसर बोलना बंद करो, मैं तुम्हारे मुंह से हस्बैंड सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर श्वेता नीचे फर्श को घूरते हुए कहती है, आप तो मेरे प्रोफेसर हो, हस्बैंड नहीं। आहान श्वेता के बालों को कसकर पकड़ता है और उसके चेहरे को ऊपर करता है। श्वेता दर्द से अपने एक हाथ से उसके हाथ को हटाने की कोशिश करती है। आहान उसके कान में अपने होठों को टच करते हुए कहता है, मैं घर में तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और कॉलेज में प्रोफेसर, इसलिए बॉयफ्रेंड या हस्बैंड तुम किसी भी नाम से मुझे बुला सकती हो, लेकिन प्रोफेसर नहीं। थोड़ा मेरे फीलिंग्स की परवाह करो। श्वेता अपने हाथों को मलते हुए कहती है, यह आप कैसे नादान बच्चों जैसी बातें कर रहे हो।
ऐसी बात करना शोभा नहीं देता, अजीब लगता है मुझे। आहान श्वेता को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि श्वेता सिर्फ 18 साल की है, पर वह बिल्कुल 35 साल की महिला जैसी बिहेव करती है। उसका BF सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी ईब है। जहाँ उसकी उम्र की लड़कियां चंचल होती हैं, श्वेता शांत रहती है। ऐसा लगता है कि उसका शरीर तो 18 साल का है, पर उसका दिमाग 35 साल का हो चुका है। ये सब सोचते हुए आहान श्वेता की कमर से होते हुए अपने हाथ को ऊपर ले जाता है। फिर वह श्वेता के सीने को कसकर पकड़ लेता है। श्वेता दर्द से उसके शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और घबराकर कहती है, प्लीज अभी नहीं, हमें चलना है। मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ, जब देखो तब आप यही सब करते रहते हो। सबका एक लिमिटेड टाइम होता है, आप नहीं समझते और अभी आप ऐसा कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। आहान उसकी बातें सुनकर उसे गले लगाकर बेहद प्यार से कहता है, मुझे रात का बेसब्री से इंतजार है, कब मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगा। ये बोलकर आहान श्वेता की साड़ी को ठीक करता है और फिर उसे लेकर बाहर आ जाता है। फिर उसे घर में बिठाकर खुद ड्राइव करते हुए वहां से निकल पड़ता है। पर श्वेता कुछ सोचकर डरते हुए कहती है, हमें ऐसे एक साथ नहीं जाना चाहिए। सब क्या सोचेंगे, एक प्रोफेसर और स्टूडेंट ऐसे जा रहे हैं एक साथ। ये सुनकर आहान ड्राइव करते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, बता देना कि रास्ते में मिल गए थे, लिफ्ट दे दी। और कभी न कभी सबको पता चल ही जाएगा जब हम दोनों की शादी होगी। उद्धरण चिन्ह। श्वेता घबराते हुए कहती है, हुआ तो नहीं है न अभी। ये बोलकर वह आहान को देखती है। आहान गुस्से से उसे देखता है और कहता है, तुम्हें मेरे गुस्से से प्रॉब्लम है और यह जो तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, उसका क्या। उद्धरण चिन्ह। आहान की बातें सुनकर श्वेता को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले, इसलिए वह एकदम चुप हो जाती है। जब वह नहीं बोलती तो आहान का गुस्सा थोड़ा और बढ़ जाता है, पर वह बाद में खुद ही शांत हो जाता है और ड्राइविंग पर फोकस करता है। श्वेता को काफी घबराहट हो रही थी। वह इतने लोगों का जवाब नहीं दे सकती और वह जानती है कि वह कॉलेज में फेमस है, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए कुछ दूरी पर जाकर वह जल्दी से आहान का हाथ पकड़कर गाड़ी रोकने को कहती है। आहान गाड़ी रोक देता है और कहता है, क्या हुआ। श्वेता गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं इतने सारे लोगों का जवाब नहीं दे सकती, घबराहट होती है मुझे। अभी तक शादी नहीं हुई, जब होगी तब देखा जाएगा, पर अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कॉलेज जाती हूँ पढ़ाई करने, उल्टा सीधा कुछ नहीं करने, इसलिए ये सही नहीं होगा। मुझे यहाँ उतार दीजिए, और ऊपर से आप पूरे कॉलेज में बहुत फेमस हो, आप सारी लड़कियों की क्रश हो, सारी लड़कियां मुझे बुरी तरह देखेंगी। ये सुनकर आहान धीरे धीरे उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता है और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर रखकर उसे शांति से कहता है, इतना घबराने की जरूरत न बड़ी यह है, आजकल ये सब बहुत नॉर्मल है। तुम बहुत ज्यादा डर गई हो, न डरो। मैं चाहता हूँ सबको पता चल जाए कि सारे लड़के तुमसे दूर रहे और उन्हें ये पता चले कि तुम किसकी हो। ये सुनकर भी श्वेता दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए ना। ये सुनकर आहान को मजबूरी में दरवाजा खोलना पड़ता है और फिर श्वेता बिना कुछ बोले तेजी से वहां से भाग जाती है। आहान गहरी सांस लेता है और फिर गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ता है। हालांकि वह गाड़ी बहुत धीरे चला रहा था और श्वेता के साथ साथ ही जा रहा था। श्वेता ने भी ये देख लिया, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब वह कॉलेज पहुंचती है तो जल्दी से आयशा, दिया और नव्या के पास चली जाती है और फिर वे सब बस में चढ़ जाते हैं। उधर आहान भी बस के पीछे अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद गाड़ी एक अनाथालय के बाहर रुकती है और बस भी वहीं आकर ठहर जाती है। सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर अंदर चले जाते हैं। अंदर पहले से ही सारी तैयारियां हो चुकी थी, स्टेज सजा हुआ था, कई पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद थे और काफी मेहमान आए हुए थे। आहान भी डोनेशन देने वाला था, पर इस बारे में श्वेता को कोई जानकारी नहीं थी। जब श्वेता वहां पहुंचती है और बच्चों को देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। कई छोटे छोटे बच्चे दौड़कर उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि वह बेहद सुंदर थी और बच्चों को खूबसूरत दीदी बहुत पसंद आती हैं। बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और श्वेता भी उन पर ढेर सारा प्यार लुटाती है। दूर खड़ा आहान ये सब देख रहा था। उसने श्वेता को उन बच्चों के साथ खेलते हुए देखकर अपने भविष्य की कल्पना करनी शुरू कर दी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे और श्वेता उन्हीं के साथ खेल रही होगी। सबसे खास बात यह होगी कि वे बच्चे सिर्फ उसके होंगे। उसकी एक छोटी सी प्यारी फैमिली होगी जिसमें वह, उसके बच्चे और उसका प्यार श्वेता होगी। ये ख्याल ही उसे कितना सुकून दे रहा था। तो जब सच में ऐसा होगा तब कितना अच्छा लगेगा। यही सब सोचते हुए वह श्वेता के पास चला जाता है। श्वेता बच्चों को गले लगाते हुए कहती है, मुझे तुम सबसे बहुत प्यार है। उद्धरण चिन्ह। सारे बच्चे एक साथ खुश होकर चिल्लाते हैं, आप बहुत प्यारी दीदी हो। आहान चुपके से अपना फोन निकालकर श्वेता की एक तस्वीर खींच लेता है। इसके बाद सभी लोग उस जगह चले जाते हैं जहां मंच तैयार किया गया था। अनाथालय के बच्चे सबसे पहले नृत्य प्रस्तुति देते हैं
फिर कुछ बच्चे कविताएं सुनाते हैं, कुछ गाना गाते हैं और कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इन सब चीजों में श्वेता को बहुत मजा आ रहा था, पर दिया बिल्कुल खुश नहीं थी। वह एक कोने में चुपचाप बैठी थी और उसके बगल में दक्ष पैर पर पैर रखकर बैठा हुआ सामने मंच पर बच्चों को देख रहा था। जब दिया से ये सब सहन नहीं हुआ तो वह उठकर वहां से चली जाती है। दक्ष भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चला जाता है, जिसे जाते हुए श्वेता देख लेती है। उसे ये देखकर बहुत हैरानी होती है, पर वह उस वक्त कुछ नहीं कहती। इसके बाद अनाथालय के लिए डोनेशन दिया जाता है। आहान भी डोनेट करता है, जिसे देखकर श्वेता सबसे ज्यादा तालियां बजाती है। वह बहुत खुश थी आहान को इतना बड़ा दान देते हुए देखकर। जहां बाकी लोगों ने 5-6 लाख रुपए दान किए थे, वहीं आहान ने पूरे 50 लाख रुपए दान कर दिए थे। हालांकि आहान के लिए यह बहुत छोटी रकम थी, क्योंकि वह पहले ही श्वेता को 20 लाख का एक छोटा सा ड्रेस गिफ्ट कर चुका था और आज श्वेता ने पूरे 1 करोड़ रुपए के गहने और कपड़े पहने हुए थे, जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब दिया नहीं लौटी तो श्वेता को चिंता होने लगी। वह उसी दिशा में जाने लगी जहां दिया और दक्ष गए था। दिया रोते हुए दक्ष के सीने पर मुक्के मारते हुए कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। दक्ष उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसके होठों के करीब जाकर कहता है, तो गलत क्या किया? मैं इतनी जल्दी बच्चे के लिए तैयार नहीं था और मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए था। तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए मैंने सही किया। ये सुनकर दिया रोते हुए कहती है, बच्चा तुम्हारा था, तुमने अपने ही बच्चे को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष उसके बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहता है, देखो बात यह नहीं है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। मुझे बच्चों से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर बच्चा आ जाता तो तुमसे शारीरिक संबंध नहीं बना पाता। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। मुझे हर रोज हर वक्त जब भी मेरा मन करे तुम्हारी जरूरत होती है, और इसी वजह से मैंने ऐसा किया। दिया गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर कहती है, तुम कितने घटिया हो। नफरत है मुझे तुमसे। कभी न कभी तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। कोई न कोई तो आएगा जो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। तभी नीचे कुछ गिरने की आवाज होती है और दोनों उस ओर देखते हैं। सामने श्वेता खड़ी होती है और उसका फोन जमीन पर गिरा हुआ होता है। श्वेता ने सारी बातें सुन ली थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज उसे दिया से जुड़ी इतनी बड़ी सच्चाई का पता चला था। अब समझ आया कि ये दोनों हमेशा साथ क्यों रहते थे। उसे पहले ही कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि दक्ष गुस्से से उसके पास आकर उसकी कलाई पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की। ये कहकर वह श्वेता की दोनों कलाई कसकर पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तभी अचानक किसी की गुस्से भरी आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ? आवाज सुनते ही दिया डर के मारे वहां से भाग जाती है। आहान ये सब देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि श्वेता और दक्ष के बीच कुछ चल रहा है। श्वेता अपनी कलाई चुराने की कोशिश करती है, लेकिन दक्ष की पकड़ बहुत मजबूत होती है। ये देखकर आहान को और सहन नहीं होता। वह गुस्से में आगे बढ़कर श्वेता को अपनी तरफ खींच लेता है और गुस्से भरी नजर दक्ष पर डालते हुए दांत पीसकर कहता है, दक्ष हाउ डर यू टच माय वाइफ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दक्ष अजीब तरीके से आहान को देखता है और व्यंग्य से कहता है, मुझे लगा था कि इस बहन जी को कोई अंकल जी ही पसंद आएगा। दक्ष के इस ताने से आहान को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जब उसने श्वेता को बहन जी कहा तो उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। दक्ष गुस्से से इधर उधर देखता है और कहता है, आपकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई। ये कहकर वह अपने दोनों हाथ जेब में डालकर वहां से चला जाता है। आहान श्वेता को अपने करीब खींचकर उसे गले लगा लेता है और फिर उसे लेकर सामने वाले वॉशरूम में चला जाता है। श्वेता घबराते हुए कहती है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आहान उसके खूबसूरत बालों से खेलते हुए कहता है, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन साथ ही बहुत प्यार भी। और जब गुस्सा और प्यार मिल जाए तो तुम्हें पता है ना क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह श्वेता की पतली कमर को देखने लगता है। वह सिर्फ देख ही नहीं रहा था, बल्कि अपने हाथों से उसके पेट और कमर को छू भी रहा था। श्वेता उसके सीने पर हल्के से हाथ रखकर धीमे स्वर में कहती है, यहाँ नहीं। ... उद्धरण चिन्ह। आहान जिद करते हुए कहता है, बस थोड़ी देर, मुझे तुम्हारी गर्माहट को महसूस करना है। ये बोलते हुए आहान जल्दी जल्दी अपना बेल्ट उतरकर साइड में रख देता है और फिर अपने पेंट की जीप को खोल देता है और श्वेता के सामने उसका पीनस है। श्वेता आंखें बंद कर लेती है। उसे देखकर आहान मुस्कुराता है और उसके साड़ी को ऊपर कर देता है और उसके पेंटी को धीरे से उतरकर साइड में रख देता है। उसे अपने करीब करके उसके होठों में अपना होंठ रख देता है और उसे एक हाथ से कसकर पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अपने पीनस को उसके निचले हिस्से में रगड़ने लगता है। यह महसूस करके श्वेता उसे गले लगा लेती है।
वही आहान भी उसे गले लगा लेता है और फिर काफी देर तक ऐसा करने के बाद एक हद तक जाकर एकदम से आहान उसके अंदर अपने पीनस को इंटर कर देता है। इससे श्वेता के मुंह से एक हल्की सी आह निकल जाता है। आहान उसके कमर को पकड़ के और उसकी गहराई में जाते हुए उसके सर के साथ अपना सर टिका देता है और कहता है, पता है सुबह मैं खुद को कंट्रोल किया था और अब मुझसे नहीं किया जा रहा है, और सुनो तुम्हें दूसरों के मामलों में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए वह काफी ज्यादा स्लोली मूवमेंट करने लगता है। उसके ऐसा करने से श्वेता का पूरा बदन कांप रहा था। बीच बीच में अपने आहों पर वह कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वही आहान कुछ ही देर में अब काफी ज्यादा रफ हो चुका है। वह काफी बुरी तरीके से मूवमेंट करने लगता है और श्वेता और भी कसकर उसे गले लगा लेती है। दर्द से उसका सर उसने आहान के सीने में धंसा कर रखा है और आहान जैसे होश खो बैठा है। वह काफी रफ्तार से मूवमेंट कर रहा है और श्वेता बस बर्दाश्त कर रही थी। काफी देर बाद शांत होता है और श्वेता को अपने अंदर काफी गर्माहट महसूस होता है और वह अपने दांत से आहान के शर्ट के बटन को पकड़ लेती है और आहान उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, द बेस्ट पार्ट ऑफ सेक्स। ये बोलकर आहान उसके सर को चूमता है और फिर खुद को निकाल लेता है उसमें से और फिर अपनी जेब से पॉकेट टिश्यू निकालकर खुद को क्लीन करता है और फिर श्वेता को भी। उसके बाद टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंककर मुस्कुराकर श्वेता को दिखता है और कहता है, मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, काफी हल्का हल्का लग रहा है। ये बोलकर वह अपनी जेब से रुमाल निकालकर श्वेता के गर्दन पर चेहरे पर जमे हुए पसीने को साफ करता है और फिर उसके बालों को ठीक करता है और उसके ब्लाउज के हुप लगाते हुए कहता है, हम काफी एंजॉय करेंगे और फिर रात को घर जाएंगे। ये सुनकर श्वेता कुछ नहीं कहती। वह हील तक नहीं पा रही थी। अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि वह जाए तो कैसे जाए। वही आहान धीरे से उसके कमर को पकड़ के उसे अच्छे से खड़ा करता है और उसके साड़ी को ठीक करता है और अच्छे से उसके कमर को उठाते हुए कहता है, तुम्हारा कमर काफी दिख रहा है, इतना नहीं दिखना चाहिए। श्वेता कुछ नहीं बोल रही थी, वह बस पुतले की तरह खड़ी थी। उसके बाद आहान वॉशरूम से बाहर चला जाता है। उसका चेहरा एलईडी बल्ब जैसा चमक रहा है। वह काफी खुश है। वही श्वेता धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसके दोनों पैर कांप रहे थे। वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। वह जैसे तैसे चलते हुए बाहर आ गई थी। वही आहान बाकी प्रोफेसर से बात करने लग गया था। वह काफी खुश है। वह हंसते हुए बात कर रहा था, पर श्वेता भी खुश नहीं है। उसके आंखों में गहरा दर्द दिख रहा है। फिर वह जैसे तैसे चलते हुए आश्रम से बाहर जाने लगती है। तभी अचानक उसे अपने लोअर बॉडी में एक दर्द उठता है और वह नीचे गिरने को होती है। तभी कोई उसे थाम लेता है और उसके कान में एक ममता से भरी हुई आवाज आता है, बच्चा आप ठीक तो हो ना। ये सुनकर वह कर सर उठाकर सामने औरत को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत और प्यारी है। उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिख रहा है श्वेता की ऐसी हालत देखकर। वही श्वेता उन्हें देखकर बिना कुछ सोचे समझे उन्हें गले लगाकर रोने लगती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। पर कुछ ही देर में श्वेता के सर पर हाथ फेरने लगती है। तो क्या होने वाला है अब श्वेता के साथ? क्या आहान ऐसे ही श्वेता पर अपना हक जमाता रहेगा? और क्या कभी श्वेता आहान की कैद से खुद को आज़ाद कर पाएगी? और कब तक आहान श्वेता के साथ ऐसा करने वाला है? कौन है वो औरत जिसने श्वेता की मदद की? और क्यों दक्ष ने अपने ही बच्चे को मार डाला? और अब यह क्या करने वाली है अपने बच्चों के खोने के गम की वजह से? क्या वह सब कुछ श्वेता को बता देगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। वह महिला श्वेता की हालत देखकर बेहद प्यार से कहती है, बेटा आप ठीक तो हो ना? आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। आइए मेरे साथ चलिए। श्वेता उस महिला को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। श्वेता को इस हाल में देखकर वह महिला बेहद प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरती है और उसे अपने साथ आश्रम ले जाती है। वह उसे एक कमरे में ले जाती है जहां पहले से ही 3 औरतें मौजूद थीं। सामने बैठी एक लड़की को देखकर उनमें से 2 औरतें पूरी तरह से हैरान रह जाती हैं। उनमें से एक औरत आश्चर्य से कहती है, अरे श्वेता तुम। यह आवाज़ श्वेता को बेहद जानी पहचानी लगती है। वह रोते रोते सामने देखती है और देखती है कि अंजलि और ऐश्वर्या वहां मौजूद हैं। उन्हें देखकर वह एकदम चुप हो जाती है। वहीं वह औरत जिसका नाम ललिता है, अंजलि और ऐश्वर्या को देखकर हैरानी से कहती है, ऐसा लग रहा है अंजलि तुम इस बच्ची को पहले से जानती हो। ये सुनकर ऐश्वर्या कहती है, हाँ ये वही बच्ची है। ये सुनकर ललिता चौंक जाती है और कहती है, पर तुम लोग इसे इस नर्क में कैसे धकेल सकते हो? मैंने तो साफ मना किया था कि किसी भी बच्ची के साथ ऐसा मत करना। अंजलि सिर झुकाकर कहती है, मैं मजबूर थी श्वेता। बेटा तुम ही इन्हें समझाओ। और यही है जिन्होंने इस अनाथ आश्रम को बनवाया है। यही है इस अनाथ आश्रम की मालकिन। ये सुनकर श्वेता हैरानी से ललिता की ओर देखती है। ललिता बेहद प्यार से श्वेता के आंसू अपने आंचल से पोंछती है और उसे अपने पास बिठाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। फिर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा तुम मुझे बता सकती हो कैसी मजबूरी रही होगी तुम्हारी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर श्वेता उनके हाथ पकड़ लेती है और धीमी आवाज में कहती है, ठीक है अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी बताना चाहती हूँ, आप बिल्कुल मम्मी जैसी लगती हो। ये कहकर वह फूट फूट कर रोते हुए अपनी कहानी सुनाने लगती है। अतीत में झलक।
मम्मी मम्मी, पापा पापा, कहाँ हो आप? तभी एक औरत की आवाज़ आती है। क्या हुआ? क्यों गला फाड़कर चिल्ला रही है? मैं काम कर रही हूँ। ये सुनकर वह भागते हुए किचन में जाती है और अपनी मम्मी को गले लगाकर कहती है, मैं तो बस ऐसे ही चिल्ला रही थी, देख रही थी कि आप आंटी के साथ बिजी तो नहीं हैं। ओह, ये सुनकर उसकी मम्मी उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, अच्छा तो लगाऊं एक थप्पड़? बहुत परेशान करती है तू। इतना कोई किसी को परेशान नहीं करता जितना तू और तेरा भाई करते हो। जीना हराम कर दिया है तुम दोनों ने। उद्धरण चिन्ह। श्वेता मुस्कुराते हुए पीछे से अपनी मम्मी को गले लगाकर कहती है, अरे मम्मी, अच्छा सॉरी ना, ऐसा मत बोलो, मैं तो आपकी जान हूं ना। चलो, भूख लगी है, खाना दे दो। फिर मुझे फूल तोड़ने जाने हैं और पूजा भी करनी है। मैंने मन्नत मांगी है ना शिवजी से, और आज तो इतना बड़ा मेला भी लगने वाला है पूरे गांव में। पापा ने प्रॉमिस किया था कि ऑफिस से लौटकर मुझे वहां ले जाएंगे। ये सुनकर उसकी मम्मी बर्तन मांजते हुए कहती है, हाँ ठीक है, जा। मैंने तेरे लिए खाना निकाल कर रखा है, जाकर खा ले। फिर मुझे बर्तन धोने हैं, पानी भी भरना है और बहुत सारा काम पड़ा है। उद्धरण चिन्ह। श्वेता खुशी खुशी वहां से दौड़कर खाना खाने चली जाती है। वह देखती है कि रसोई में लकड़ी का चूल्हा जल रहा है और उसमें पानी गर्म हो रहा है। खाने में उसकी मम्मी ने आज उसकी पसंद का दम आलू, पूरी, चावल और पनीर की सब्जी बनाई है। हालांकि उसे ये सब पसंद है, लेकिन बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद है। पर आज पूजा के कारण बिरयानी नहीं बनी और उसकी मम्मी ने उपवास भी रखा है, जबकि उसने नहीं। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है, क्योंकि वह अभी स्कूल से लौटी है और बहुत थकी हुई है। तभी उसकी नज़र रसोई के एक कोने में रखे ढके हुए कटोरे पर पड़ती है। जब वह उसे खोलती है तो देखती है कि उसमें गुलाब जामुन रखा है। वह खुशी से उछलते हुए चिल्लाकर मम्मी से पूछती है, मम्मी, यह मेरे लिए है गुलाब जामुन। उसकी मम्मी बर्तन मांजते हुए कहती है, हाँ तेरे लिए ही है। कल तेरी चाची का बेटा शहर से आया था ना, तो तेरे और तेरे भाई के लिए 2 मिठाई देकर गया था, खा ले। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। पर तभी अचानक उसका छोटा भाई दौड़ता हुआ आता है और गुलाब जामुन का कटोरा उठाकर मिठाई मुंह में डालकर भाग जाता है। ये देखकर श्वेता गुस्से से चिल्लाती है, मम्मी, मैं इसे मार डालूंगी, इसने मेरा गुलाब जामुन खा लिया। ये हर बार ऐसा करता है, मुझे कुछ नहीं खाना। ये कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसकी मम्मी भागते हुए आती है और गुस्से में उसके भाई को जोरदार थप्पड़ लगा देती है। उसका भाई भी रोने लगता है। फिर उसकी मम्मी गुस्से में कहती है, तुम दोनों भाई बहन मुझे पागल कर दोगे। और ये लड़का, इसे तो और मार पड़नी चाहिए, हर बार दीदी को परेशान करता है। फिर उसकी मम्मी चूल्हे के पास जाती है, एक और कटोरा निकालती है और उसमें से एक गुलाब जामुन निकालकर श्वेता को देती है। ले बेटा, ऐसे खा ले। मुझे पता था कि यह लड़का ऐसा ही करेगा, इसलिए मैंने एक और छिपाकर रखा था। और अगर तूने फिर से दीदी को परेशान किया तो बाहर सांप मारने वाला डंडा पड़ेगा तुझे। ये कहकर उसकी मम्मी चली जाती है। इधर उसका भाई गाल पर हाथ रखकर रो रहा होता है और श्वेता को देख रहा होता है। श्वेता कुछ देर तक उसे देखती है और फिर उसके पास आकर अपने हाथ में रखे गुलाब जामुन को आधा तोड़कर उसकी ओर बढ़ा देती है। अगली बार मुझे परेशान मत करना, अब रोना बंद करो। उसका भाई फिर भी रोना बंद नहीं करता। वह गहरी सांस लेते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, अच्छा सॉरी, मम्मी को तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उन्हें बस डांटना चाहिए था। बहुत दर्द हो रहा है। उसका भाई धीरे से सिर हिलाता है। श्वेता प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरती है और कहती है, अब दर्द ठीक हो जाएगा। अब उसका भाई चुप हो जाता है और आधा गुलाब जामुन खा लेता है। धीरे से कहता है, दीदी सॉरी, अब ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनकर वह डर जाता है और कहता है, ठीक है, नहीं करूंगा, पापा को मत बताना कुछ भी। ये सुनकर शंकर हंसने लगती है और उसके बाद खाना खत्म करती है। शाम हो जाती है। शाम के वक्त एक स्कूटी आकर उसके घर के सामने रुकती है। स्कूटी की आवाज़ सुनकर राहत की मम्मी बाहर आ जाती है, पर उनसे पहले ही श्वेता और उसका भाई भागते हुए जाकर सामने से आ रहे आदमी को गले लगा लेते हैं। सामने से आता हुआ आदमी बेहद हैंडसम है। उनकी उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। श्वेता की मम्मी भी बहुत खूबसूरत है और उन्हें देखकर समझ आता है कि श्वेता इतनी सुंदर क्यों है। जहाँ श्वेता की मम्मी हल्की सांवली है, वहीं उसके पापा एकदम गोरे, दूध जैसे रंग के हैं, बिल्कुल श्वेता की तरह। श्वेता का भाई अपनी मम्मी की तरह थोड़ा सांवला है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है। श्वेता मजाक में कहती रहती है कि बड़ा होकर उसका भाई न जाने कितनी लड़कियों की नींद चुराएगा। श्वेता की छोटी सी फैमिली में बस उसके मम्मी पापा और उसका एक भाई है। उसके नाना नानी और दादा दादी कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। श्वेता के पापा विजय एक इंजीनियर हैं। गांव में रहने की वजह से उनकी बहुत अधिक आमदनी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका गुजारा अच्छे से हो जाता है।
वे अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। अपने बच्चों को सामने देखकर विजय प्यार से दोनों को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अभी तक तैयार न बड़ी ही हुए, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें पूजा देने और मेले में जाना है। ये सुनकर श्वेता खुशी से कहती है, पापा वह सब तो ठीक है, पर आपने कहा था कि आज हमारे लिए एक सरप्राइज है, वह कब मिलेगा? ये सुनकर उसके पापा हंसते हुए कहते हैं, वह तो बाद में मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। रीमा, जरा चाय बना दो। ये कहकर वे अंदर चले जाते हैं। उनकी मम्मी भी चाय बनाने चली जाती हैं और दोनों भाई बहन तैयार होने के लिए भागते हैं। आज शिवरात्रि का दिन है और श्वेता तय करती है कि वह साड़ी पहनेगी। उसकी सारी सहेलियां भी साड़ी पहन रही हैं। वह अपनी मम्मी की एक खूबसूरत लाल सिल्क की साड़ी निकालती है, जो उसके पापा ने उनकी शादी के समय गिफ्ट की थी। ये सोचकर ही उसे बहुत रोमांटिक एहसास होता है कि उसके पापा कितने रोमांटिक थे। ये सोचते ही वह शर्मा जाती है। फिर वह साड़ी की खुशबू को हल्का सा महसूस करती है और मन में कहती है, कितनी अच्छी खुशबू है, कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद वह साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज निकालती है और खुद ही पहन लेती है। फिर वह आईने में खुद को देखती है। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे घने बाल कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। वह अपने बालों को खुला छोड़ देती है और उनमें एक सफ़ेद फूल सजा लेती है। फिर वह हाथों में लाल चूड़ छोटी लिया पहनती है और साड़ी का पल्लू एक तरफ संभाल लेती है। जब वह आईने में खुद को देखती है तो महसूस करती है कि साड़ी काफ़ी पतली है, जिससे उसकी पतली कमर हल्की सी झलक रही है और चमक रही है। वह शर्मा जाती है और जल्दी से साड़ी को थोड़ा ऊपर कर लेती है ताकि उसकी कमर न दिखे। फिर अपना पर्स उठाकर भागते हुए नीचे आती है और देखती है कि उसका भाई भी तैयार हो चुका है। उसके मम्मी पापा भी तैयार हो चुके होते हैं। फिर चारों घर से निकल पड़ते हैं। उसकी मम्मी के हाथ में एक पूजा की थाली है जिसमें खूबसूरत फूल रखे हुए हैं। कुछ ही देर में वे लोग मेले में पहुंच जाते हैं। श्वेता अपनी मम्मी के हाथ से पूजा की थाली ले लेती है और कहती है, मम्मी मम्मी मैं लेकर चलती हूँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? ये कहकर वह थाली लेकर मंदिर के अंदर चली जाती है। वहाँ मौजूद लोग उसे ही देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। लड़कों की नज़रें तो उस पर से हट ही नहीं रही थी और कुछ गंदी नज़रों से भी देख रहे थे, पर श्वेता इससे पूरी तरह अनजान थी। उसकी मम्मी पूजा में व्यस्त थी तो वह बाहर आ जाती है। उसका भाई चाउमीन खाने की जिद कर रहा था, इसलिए उसके पापा उसे चाउमीन दिलाने के लिए ले गए। श्वेता एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी एक औरत उसके पास आती है और उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहती है, दिन ब दिन तेरी सुंदरता बढ़ती ही जा रही है। उसके मुंह से पान झर रहा था। ये सुनकर श्वेता सामने देखती है, वहाँ रूपल चाची खड़ी थी। गांव में कोई भी उनसे बात नहीं करता था क्योंकि सब कहते थे कि वह गलत काम करती हैं। श्वेता घबरा जाती है और तुरंत अपने रुमाल से गाल पोंछकर वहां से भाग जाती है। वहीं उन्हें भागते देखकर रूपल आंटी अपने कंधे उचकाते हुए खुद से ही बुदबुदाती हैं, अरे तारीफ ही तो कर रही थी, सुंदर होती जा रही है, बहुत ज्यादा। पूजा खत्म होने के बाद श्वेता की मम्मी उसे प्रसाद देती हैं। फिर वे सभी मिलकर प्रसाद खाते हैं और मेले से निकलकर बस स्टैंड के पास आ जाते हैं। रिमा थोड़ी हैरान होकर पूछती है, श्वेता के पापा आप हमें यहाँ बस स्टैंड पर क्यों ले आए? उद्धरण चिन्ह। विजय मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें समझ आ जाएगा, देखो बस आ गई है। श्वेता सरप्राइज को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है, इसलिए बिना कुछ सवाल किए ही बस में जाकर अपनी पसंदीदा विंडो सीट पर बैठ जाती है। उसके बगल में उसका भाई बैठ जाता है, जबकि उसके मम्मी पापा अलग सीट पर बैठते हैं। करीब 1 घंटे बाद बस रुकती है और वे चारों उतर जाते हैं। विजय उन्हें एक कार शोरूम के बाहर ले आते हैं। ये देखकर श्वेता हैरानी से मुंह पर हाथ रख लेती है और खुशी से कहती है, पापा क्या ये सच है? क्या हम गाड़ी खरीदने वाले हैं? हमारी खुद की गाड़ी होगी? विजय मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और सैलरी भी काफ़ी बढ़ गई है। ये 3 महीने पहले ही हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए कुछ नहीं बताया। इन 3 महीनों में मैंने एक अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी इकट्ठा कर लिए। तुम्हारा सपना था ना कि हम अपनी गाड़ी से घूमने जाएं, तो ये मेरी प्यारी बच्ची के लिए है। ये सुनकर श्वेता खुशी से अपने पापा को गले लगा लेती है। वहीं कुछ दूरी पर एक महंगी BMW खड़ी होती है। उसमें बैठा एक आदमी श्वेता को तब से देख रहा था जब से वह बस से उतरी थी। उसकी निगाहें पूरी तरह श्वेता पर टिकी थीं। वह उसे सिर से पैर तक बार बार देख रहा था। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आहान क्या देख रहे हो? आहान शांत आवाज में कहता है, कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं। उसके बगल में खड़ा निर्वाण हंसते हुए कहता है, मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम उस लड़की को देख रहे हो। सच में वो लड़की बहुत खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। आहान निर्वाण का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहता है, मैं क्यों भला उसे देखूंगा? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या?
ये कहकर वह गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और निर्वाण भी हंसते हुए उसके साथ निकल पड़ता है। इधर विजय श्वेता को केक खिलाते हैं। श्वेता अपनी गाड़ी को गले लगाते हुए खुशी से कहती है, पापा क्या हम इसे चलाकर घर जाने वाले हैं? विजय मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हैं। उन्हें ड्राइविंग बहुत अच्छी आती थी, इसलिए गाड़ी वही चलाने वाले थे। इसके बाद वे चारों खुशी खुशी गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन श्वेता को अंदाजा भी नहीं था कि आज के बाद उसने किसी का नींद चैन सब कुछ छीन लिया था। कोई ऐसा था जो उसकी यादों में कई रातों तक सो भी नहीं पाएगा। 6 महीने बाद 6 महीने खुशी खुशी बीत जाते हैं। आज श्वेता के पापा उसे स्कूल छोड़ने आए थे। श्वेता बहुत खुश थी। विजय प्यार से उसके सिर को चूमकर कहते हैं, बेटा अपना ध्यान रखना, अच्छे से जाना और पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर मत भटकना। श्वेता हंसते हुए कहती है, पापा आपको मुझ पर पूरा भरोसा है ना? मैं सिर्फ पढ़ाई ही करती हूँ। विजय भी हंसते हुए कहते हैं, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा गर्व है। मेरी बच्ची कभी कुछ गलत नहीं करेगी, वह बहुत प्यारी है। चलो अब ध्यान से जाओ वरना लेट हो जाओगी। श्वेता हाँ कहकर भागते हुए सड़क के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, बाय बाय पापा। लेकिन श्वेता ने ध्यान नहीं दिया था कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी। उसके पापा ने ये देख लिया था। वे घबरा कर चिल्लाए, बच्ची ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शायद यह आखिरी बार था जब श्वेता ने अपने पापा के मुंह से अपना नाम सुना। श्वेता हैरान होकर गाड़ी की तरफ देखती है, फिर अपने पापा की ओर। अगले ही पल वह जोर से चिल्लाती है और एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम जाता है। उसे बहुत दर्द महसूस होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि सड़क के बीच में भारी भीड़ जमा हो चुकी है। वह भागते हुए वहां जाती है। खून से लथपथ उसके पापा सड़क पर पड़े हुए थे। उनका चश्मा टूटकर उनकी आंखों में घुस चुका था। उनका सफेद शर्ट पूरी तरह लाल हो चुका था। उनका गोरा चेहरा अब नीला पड़ने लगा था। श्वेता जोर से चिल्लाती है, पापा। पल भर में उसकी हंसती खेलती जिंदगी उजड़ गई थी। सब कुछ बिखर जाता है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जिसने एक्सीडेंट किया था उसका कोई अता पता नहीं मिलता। 6 महीने पहले खरीदी गई गाड़ी तक बेचनी पड़ती है। घर की कई चीजें बेचनी पड़ती हैं। फिर भी श्वेता के पापा को नहीं बचाया जा सका। 1 महीने के अंदर ही विजय की मौत हो जाती है। पल भर में सब कुछ बिखर जाता है। श्वेता की मम्मी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। लेकिन घर तो चलाना था। श्वेता की मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वे एक गरीब गांव के परिवार से थी। उनकी और विजय की लव मैरिज हुई थी। विजय ने अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया था। शादी के बाद उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब सब बदल चुका था। श्वेता पर जिम्मेदारियां आ गई थीं। वह पढ़ाई के साथ साथ एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम नौकरी करने लगी थी। गुजारा मुश्किल था, लेकिन किसी तरह उनका खाना पीना चल जाता था। इधर श्वेता का भाई आदित्य बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका था। एक रात जब वे तीनों साथ सो रहे थे, अचानक आदित्य जोर से चिल्लाते हुए उठ बैठा, मम्मी मम्मी, पापा पापा वहाँ खड़े हैं, पापा मुझे बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जल्दी आओ, वो मुझे लेने आए हैं। ये सुनकर श्वेता घबरा गई। उसने तुरंत अपने भाई को बाहों में थाम लिया और बोली, तू कैसी बातें कर रहा है? ऐसे नहीं बोलते। वहीं उसकी मम्मी भी गुस्से में बोली, ये कैसी बातें कर रहा है तू? थप्पड़ मारूंगी अगर दोबारा ऐसा कहा तो। आदित्य ने फिर भी जिद करते हुए कहा, नहीं मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ। पापा मुझे अभी बुला रहे हैं। वो कई दिनों से मेरे सपनों में आ रहे हैं और कहते हैं कि मुझे अपने साथ ले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उसकी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, अगर तूने फिर से ऐसा कहा तो मैं बाहर से डंडा लाकर तुझे मारूंगी। आदित्य घबरा गया और तुरंत बोला, मम्मी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। लेकिन कहते कहते वह अचानक अपने सीने पर हाथ रखकर हाँफने लगा। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर श्वेता घबरा गई और रोते हुए बोली, माँ देखो ना, भाई को क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी मम्मी भी तुरंत उठ खड़ी हुई और घबराकर बोली, बेटा आंखें खोल, क्या हुआ तुझे? श्वेता बिना देर किए बाहर भागी और पड़ोस वाली चाची के पास जाकर मदद मांगने लगी। चाची का बेटा तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और फिर वे आदित्य को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं और चेकअप शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर जो बताते हैं उसे सुनकर जैसे श्वेता और उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आदित्य की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे आसमान उनके सिर पर टूट पड़ा हो। डॉक्टर बताते हैं कि आदित्य को बचाने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और इसके लिए 20 से 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। अगर वे अपना घर बेच भी दे तो भी उन्हें सिर्फ 1.5 लाख ही मिलेंगे। घर के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? श्वेता की मम्मी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। श्वेता उन्हें संभालते हुए कहती है, मम्मी उठो ना,
मैं सब संभाल लूंगी, मैं कुछ न कुछ करूंगी। लेकिन उसकी मम्मी बेहोशी जैसी हालत में सुबकते हुए कहती है, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा, मेरा पति, सब चला गया, अब कुछ नहीं बचेगा। श्वेता रोते हुए उनकी आंखों में देखती है और कहती है, नहीं मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालूंगी। अगले दिन पैसे की कमी की वजह से अस्पताल से आदित्य को घर भेज दिया जाता है। अब उसका इलाज घर पर ही चल रहा था, जैसे तैसे। डॉक्टर ने बताया कि उसकी एक किडनी अभी थोड़ी बहुत काम कर रही थी, लेकिन कब तक इसका कोई अंदाजा नहीं था। दिन ब दिन उनकी सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। श्वेता अपने पापा की पुरानी कंपनी में नौकरी के लिए गई, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। वह दिन रात काम कर रही थी, लेकिन जो भी कमाती वह सिर्फ घर के खर्च और भाई की दवाइयों में चला जाता। इतने में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे कैसे इकट्ठा होते। वहीं उसकी माँ भी रो रो कर दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक रात की डरावनी घटना। उस दिन श्वेता देर रात काम से लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही एक चाचा, जो शराब के नशे में धुत थे, सड़क के किनारे बैठे थे। उनकी गंदी निगाहें श्वेता पर टिक बड़ी ही हुई थीं। 17 साल की श्वेता, जिसने इतनी कम उम्र में ही इतना कुछ झेल लिया था, अब और सहन नहीं कर पा रही थी। जब वह तेज कदमों से वहां से निकलने लगी तो वह आदमी उसका पीछा करने लगा। पीछे से वह जोर से चिल्लाया, पैसे चाहिए ना, मेरे पास बहुत पैसा है, आजा, तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा। श्वेता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ नहीं बोली, बस तेजी से दौड़ने लगी। घर पहुंचकर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और दिल पर हाथ रखकर हाँफते हुए नीचे बैठ गई। तभी उसकी मम्मी घबराते हुए आई और श्वेता को इस हालत में देखकर घुटनों के बल उसके सामने बैठ गईं। उन्होंने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तू इतनी तेज भागते हुए क्यों आई, बता मुझे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन श्वेता कुछ नहीं बोली। वह बस अपनी काली उदास आंखों से माँ को देखती रही। अगले ही पल वह जोर से रोने लगी। वह कैसे अपनी मम्मी को बताए कि आज उसने एक बड़ी मुसीबत से खुद को बचाया है, कैसे बताए कि उन गंदी आंखों ने उसे किस तरह से घूरा था, यहाँ तक कि उस आदमी ने उसका दुपट्टा भी खींच लिया था। अब आगे क्या होगा? क्या श्वेता पैसे इकट्ठा कर पाएगी? क्या वह अपने भाई को बचा सकेगी? क्या कोई उसकी मदद करेगा, या फिर मजबूरी उसे कोई ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देगी जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी? क्या वह सच में अपने भाई को खो देगी? यह मजबूरी श्वेता को कहां तक लेकर जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए श्वेता का दर्दनाक अतीत पार्ट 2। हेलो दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है, इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके अभी ज्वाइन करें और कहानी के अगले हिस्सों का आनंद लें। सिर्फ यही नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको लगभग 500 जोड़ से भी ज्यादा नई, मज़ेदार और यूनिक कहानियां मिलेंगी जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले पिन मैसेज जरूर चेक करें, वहीं आपको सभी कहानियों की पूरी लिस्ट और खास कंटेंट मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ प्रमोशन के उद्देश्य से अपलोड किया गया है। इस कहानी का असली और पूरा आगे का हिस्सा आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन करें और बेहतरीन कहानियों का मजा उठाए। रात का समय। श्वेता अपनी माँ और भाई के साथ सो रही थी। उसके भाई के चेहरे पर अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। अचानक उसकी दर्द भरी आवाज श्वेता के कानों में पड़ी, जिससे वह घबरा कर उठ गई। उसकी माँ भी जाग गई। दोनों परेशान हो गए और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर उसे दवा दी और गंभीर स्वर में कहा, जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन कराना होगा। हमारे पास बहुत कम समय बचा है, दूसरी किडनी भी आधी खराब हो चुकी है। ये सुनकर श्वेता की माँ जोर जोर से रोने लगी। श्वेता उस समय कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन सोच लिया कि उसे कुछ करना होगा। अगल एक दिन वह लोन लेने की कोशिश करेगी। उसने काम से लौटते समय किसी को लोन के बारे में बात करते सुना था, शायद उसे भी लोन मिल सकता है। लेकिन 20 लाख रुपए, क्या कोई उसे इतना बड़ा लोन देगा? यही सोचते हुए उसने अपनी माँ से चर्चा की। उसकी माँ थोड़ी उम्मीद के साथ बोली, बेटा तूने सही सोचा, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। चल आज हम दोनों लोन ऑफिस चलते हैं और देखते हैं कि हमें लोन मिल सकता है या नहीं। अगर एक जगह से नहीं मिला तो हर जगह कोशिश करेंगे। अगले दिन माँ बेटी कई लोन ऑफिसों में गईं, लेकिन हर जगह उन्हें मना कर दिया गया। अब बस एक आखिरी ऑफिस बचा था और वे वहां भी पहुंची। लोन ऑफिस में बात करने के बाद श्वेता की मां ने 20 लाख रुपए की मांग रखी। ये सुनकर सामने बैठे अधिकारी ने हैरानी से कहा, इतना बड़ा लोन हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, और अगर हम देना भी चाहें तो आपके पास कोई संपत्ति या इनकम सोर्स नहीं है जिससे आप इसे चुका सकें। आपका घर सिर्फ 1.5 लाख का होगा, उससे ज्यादा न। बड़ी ही आपकी बेटी काम भी नहीं करती और आप भी बेरोजगार हैं। ऐसे में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। उस दिन श्वेता पहली बार टूटकर रोई थी। लोन तो दूर,
किसी ने उसकी मदद करने तक की जहमत नहीं उठाई। थक हार कर वह अपने कार्यस्थल पर गई और वहां भी सबको अपनी परेशानी बताई, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जो भी पैसा वह कमाती थी सब उसके भाई के इलाज में चला जाता था। घर में पिछले 2 दिनों से खाने का एक भी दाना नहीं था। भूख से उसका सिर चकरा रहा था। काम से लौटते समय वह बेहोश होने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसे पकड़ लिया। उसी पल किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अरे पानी पी ले, तूने कुछ खाया भी नहीं है। रुक, मेरे घर में थोड़ी रोटी और सब्जी रखी है, खा ले जल्दी से। यह कोई और नहीं, रूपल चाची थी। वही रूपल चाची जिनसे सब दूर रहते थे क्योंकि लोग उन्हें गंदी औरत मानते थे, वेश्या समझते थे। श्वेता कुछ नहीं बोली, बस जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। कितने दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया था। रूपल चाची ने अपना चमचमाता पर्स निकाला और उसमें से कुछ नोट निकालकर श्वेता को दिए। कुल मिलाकर 5,000 रुपये थे। उन्होंने श्वेता का हाथ थामते हुए कहा, मेरे पास अभी बस इतना ही है बेटा, लेकिन घर में थोड़ा राशन रखा है, वो भी ले जा। इससे अपने भाई का इलाज करवा देना। अगर और मदद चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, बिल्कुल मत घबराना। मैं तेरी माँ नहीं, लेकिन माँ जैसी हूँ। ये सुनकर श्वेता कुछ देर रूपल चाची को देखती रही, फिर अगले ही पल उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी सारी परेशानियां चाची को बता दी, कैसे कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, कैसे सबने मुंह मोड़ लिया। रूपल चाची ने प्यार से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और बालों में हाथ फेरते हुए बोली, ऐसा ही होता है बच्चा, ये दुनिया बहुत बेरहम है। फिर अचानक उन्होंने श्वेता को सीधा बैठाते हुए कहा, अब जल्दी जा, वरना लोग तुझे भी गलत समझ लेंगे। श्वेता गुस्से में बोली, जिन्हें जो समझना है समझने दो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ी देर और आपके साथ रहना चाहती हूँ। रूपल चाची यह सुनकर मुस्कुरा दी। दोनों ने काफी देर तक बातें की, फिर श्वेता घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने माँ को पैसे दिए। उसकी माँ हैरानी से बोली, इतने सारे पैसे तुझे कहाँ से मिले? श्वेता पानी पीते हुए कहती है, मैंने उधार लिया है मम्मी। जहाँ आप काम करती हैं, मेरी सहेली वृंदा भी वही काम करती है। उसी से उधार लिया है। माँ चिंतित स्वर में कहती है, बेटा हम ये कर चुकाएंगे कैसे? तेरे भाई के इलाज के लिए 20 लाख रुपये चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये सुनकर श्वेता अपनी मुठियां भींच लेती है और आत्मविश्वास से कहती है, मैं कुछ करूंगी मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। आपकी बेटी इतनी समझदार हो चुकी है कि कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। माँ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए भावुक होकर कहती है, तू बहुत अच्छी है, लेकिन अभी सिर्फ 17 साल की है, छोटी सी बच्ची है, और इस छोटी उम्र में तुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। कितनी अभागी माँ हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह रोने लगती है। श्वेता उन्हें गले लगाकर उनके सिर को चूमते हुए प्यार से कहती है, आप क्यों रो रही हैं? प्लीज मत रोइए। ये कहते कहते वह खुद भी रोने लगती है। माँ बेटी पूरी रात रोते हुए बिताते हैं। अगले दिन श्वेता स्कूल के लिए निकल पड़ती है। स्कूल के बाद उसे काम भी करना था, क्योंकि उसके बोर्ड परीक्षा चल रही थी। पढ़ाई के साथ साथ काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे सब कुछ संभालना था। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, उसकी घबराहट और बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे करे। इसी बीच रास्ते से गुजरते हुए वह झाड़ियों के पास एक आदमी और एक औरत को देखती है। वह औरत उस आदमी से पैसे ले रही थी और कह रही थी, अरे इतने कम थोड़े हैं, कुछ और पैसे दो, आज तुम्हें बहुत खुश किया है बाबू, थोड़ा और तो दो। वह आदमी उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और हवस भरी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, चल एक और बार हो जाए, अगर थोड़ा और खुश कर देगी तो इससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। वह औरत मीठी आवाज में हंसते हुए जवाब देती है, बाबू आप तो बहुत चालाक हो, चलो कोई नहीं, इतना तो कर ही सकती हूँ। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। ये सब देखने के बाद श्वेता घर लौट आती है। पूरी रात वह सो नहीं पाती। घर में सब सो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। अगले दिन वह रूपल आंटी के घर जाती है। उनकी आंखों में देखते हुए वह दृढ़ स्वर में कहती है, मुझे 20 लाख रुपये चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। रूपल आंटी उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहती है, बच्चा मुझे पता है कि तू किस तरह की बात कर रही है, लेकिन तू सिर्फ 17 साल की बच्ची है, तू ये सब नहीं कर पाएगी। ये दुनिया तेरे लिए नहीं बनी है, तू बहुत मासूम है। श्वेता जिद में आकर कहती है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपने भाई को बचाने के लिए। अगर मेरा भाई नहीं बचा तो इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इस शरीर का, इस सुंदरता का क्या काम अगर मैं अपने भाई की जान ही नहीं बचा पाई। मुझे एक ही बार में बहुत सारे पैसे चाहिए, मेरी मदद करिए। उसी समय अंजलि रूपल आंटी से मिलने आई थी और उसने ये सारी बातें सुन ली। वह श्वेता को देखते हुए कहती है, बच्ची ये तू कैसी बातें कर रही है? पर अगर मैं तेरी मदद करने की कोशिश करूंगी तो मैं 5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकती।
मुझे अनाथ आश्रम भी संभालना होता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्वेता हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, कृपया मेरी मदद करिए। मैं जो भी कहेंगी वो करूंगी, बस मेरी मदद कर दीजिए। अंजलि गहरी सांस लेते हुए फेसबुक पर कुछ देखती है और फिर कहती है, इसे मैं अपने साथ ऊटी लेकर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ इसके लिए कुछ नहीं हो सकता। श्वेता उनकी बात सुनकर खुशी से उनकी ओर देखती है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। अगले दिन उसका रिजल्ट आता है और वह टॉप करती है। इसी बहाने वह अपनी माँ को ऊटी जाने के लिए मना लेती है। वह अपनी माँ से झूठ बोलती है कि उसे वहाँ नौकरी मिल गई है और उसने एक इंटरव्यू दिया था। काफी मुश्किलों के बाद उसकी माँ भारी दिल से उसे ऊटी भेजने के लिए राजी हो जाती है। उस दिन उसकी माँ बहुत रोई थी, बिल्कुल गिड़गिड़ा कर। उनके ऐसे आंसू देखकर श्वेता ने खुद को कैसे संभाला था, ये सिर्फ वही जानती थी। और जिस दिन वह ऊटी जा रही थी, उसी दिन उसका 18वां जन्मदिन था। ऊटी पहुंचकर अंजलि ऐसे ग्राहक ढूंढने लगी जो एक ही बार में इतने सारे पैसे दे सके, लेकिन उसे कोई नहीं मिला, क्योंकि 20 लाख रुपये कोई छोटी रकम नहीं थी। जिस होटल में वे ठहरे थे और जहां ये सारा काम होता था, वह होटल किसी और का नहीं बल्कि आहान सिंघानिया का था। अंजलि की नज़र में आहान भी आया, लेकिन वह ऐसा आदमी नहीं था जो किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ करे, खासकर इतनी मासूम बच्ची के साथ। पर इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। अपने दिल पर पत्थर रखकर और खुद को संभालते हुए अंजलि आहान के पास जाती है और उससे बात करती है। ये सब सुनकर आहान गुस्से से चिल्लाता है, मिस अंजलि, आपको पता भी है कि आप किस तरह और किस बारे में बात कर रही हैं? अंजलि जवाब देती है, हमने उसे किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया है, वह खुद ऐसा चाहती है और मैं किसी और पर भरोसा नहीं करती। आहान गुस्से में सामने रखा कांच का टेबल एक जोरदार लात से तोड़ देता है और कहता है, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम्हें क्या लगा मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ? ये कहकर वह गुस्से में मुंह फेर लेता है। तभी दरवाजा खुल जाता है और एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आती है। उसने लाल रंग की लॉन कुर्ती पहनी हुई थी, बाल खुले थे, सिर्फ एक क्लचर लगाया था और चेहरे पर कोई मेकअप न ही था। उसकी मासूमियत और सुंदरता की कोई तुलना नहीं थी। उसके हाथ में एक फोन था और वह कुछ कहने ही वाली थी कि सामने का नज़ारा देखकर घबरा गई। डर के मारे वह अंजलि के पीछे छिप गई। उधर आहान एक पल के लिए उसकी सुंदरता में खो गया, जैसे उसे दुनिया की कोई सुध ही नहीं रही। लेकिन उसकी नज़रें खुद पर टिकी देखकर श्वेता और भी ज्यादा डर गई। फिर अंजलि उसे वहां से लेकर चली जाती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या आहान श्वेता को खरीदेगा या फिर उसकी मदद करेगा? अंजलि और आहान एक दूसरे को कैसे जानते हैं? श्वेता की किस्मत में आखिर क्या लिखा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए। आज मैं अपने सभी पाठकों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको ये कहानी कैसी लग रही है? श्वेता के अतीत के बारे में जानकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? हेलो दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है, इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके अभी ज्वाइन करें और कहानी के अगले हिस्सों का आनंद लें। सिर्फ यही नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको लगभग 500 जोड़ से भी ज़्यादा नई, मज़ेदार और यूनिक कहानियाँ मिलेंगी जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले पिन मैसेज ज़रूर चेक करें, वहीं आपको सभी कहानियों की पूरी लिस्ट और खास कंटेंट मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ प्रमोशन के उद्देश्य से अपलोड किया गया है। इस कहानी का असली और पूरा आगे का हिस्सा आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन करें और बेहतरीन कहानियों का मजा उठाएं।